मैं ये कहता हूँ कि यथा राजा तथा प्रजा। अपने देश में द गाइडिंग प्रिंसिपल इज द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने कभी नहीं कहा कि लोग हिंदू या मुसलमान या जाति के नाम पे बटे। उसने सिंपली ये बोला है कि सबको इक्वल राइट्स है, ऑल आर द सिटीजन्स। कमाओ तो टैक्स, खर्च करो तो टैक्स, बचाओ तो टैक्स, निवेश करो तो टैक्स, कुछ बनाओ तो टैक्स, बेचो तो टैक्स, चलाओ तो टैक्स, खाओ तो टैक्स, पियो तो टैक्स। कभी उसकी हरकतों से आपको लगा केजरीवाल की कि यार इसके मन में हल्का सा भय तो आ गया है मेरे लिए? देखिए, केजरीवाल हैज नेवर बीन एबल टू फेस मी। मैं इसलिए बताता हूँ कि जब हमने रिवोल्ट किया विद इन द पार्टी, मैं अकेला नहीं था। मैं भी अन्ना, तू भी अन्ना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत में भी मांग ही नहीं, मेरी जिद है। सत्ता में आते सबसे पहले काम किया गया, कापस हेड़ा में बाउंसर्स बुलाए गए। हमारे साथ आज हैं मुनीश कुमार रायजादा जी, एक ईमानदार व्यक्ति। अगर चाहते रायजादा साहब तो केजरीवाल जी के साथ उनकी करप्शन में संलिप्तता के साथ ही रहते और पैसे बनाते, पर ये तो अमेरिका छोड़ के आए थे अपने काम, अपने देश को करप्शन फ्री करने के लिए, क्योंकि आंदोलन का नाम था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, IAC, अन्ना हजारे वाला। वॉलंटियर थे, उसमें आए थे। ये डॉक्टर हैं, ये नियोनेटोलॉजिस्ट हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए जो डॉक्टर्स होते हैं, उसमें ये सबसे जो टॉप की विधियां होती हैं उसमें बैठे हैं ये। उन सबको छोड़ के, इलिनॉय अमेरिका को छोड़ के भारत आए थे कि करप्शन अगर खत्म होता है हमारी जननी मातृभूमि का तो हम भी उसमें इन्वॉल्व होंगे। और मिला क्या इन्हें? इन्हें मिला कि अब मैं हूं आम आदमी, मुझे चाहिए स्वराज। वो टोपियां याद है, सफेद सफेद, स्वराज के नाम पे जनता का, स्वराज के नाम पे जनता के ही पैसे उनसे लूट लिए गए। आम आदमी खास बन के शीश महल बना के शानदार खाना खाता है, बेटा शानदार गाड़ियों में घूमता है, सब आम आदमी है ये लोग। मैं वोटर्स से जानना चाहता हूं, अगर आप मुनीश कुमार रायजादा जैसे लोगों को, जो ईमानदारी की वजह से पैसों पे लात मार देते हैं, ऐसे लोगों को अगर आप नहीं चूज करेंगे तो किसे चूज करेंगे आप? कब तक आप कूप मंडूक बन के शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर जमीन में धंसा के बैठे रहेंगे क्योंकि आपको फ्री बिजली मिल रही, क्योंकि आपको फ्री पानी मिल रहा है? कब तक? फ्यूचर का सोचिए। राजा जी से मेरी जो ये चर्चा है काफी लंबी है, लगभग 2.5 घंटे है, पर उस 2.5 घंटे चर्चा का एक परिणाम निकल के आएगा। अगर आप देखेंगे पूरी चर्चा को तो आपको समझ में आएगा करंट राजनीति चल कैसे रही है, कितना दुखद है जो चल रहा है। सर ने मुझे ये भी बताया कि दिल्ली का क्या हाल है, नई दिल्ली का क्या हाल है, जहां पे हमारे देश के प्रधानमंत्री रहते हैं, राष्ट्रपति रहते हैं, वहां भी गंदगी है, कूड़ा है, वहां भी करप्शन, वहां NDMC में भी है। हाउ सैड। स्वच्छ भारत के नाम पे आज तक टैक्स लिया जा रहा है हमसे और आपसे, सफाई नहीं हो रही, वो भी पैसा सब अपनी जेब में डाल दे रहे हैं। ये इंटरव्यू देखिए, कमेंट करके बताइए अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा या नहीं। हमारे चैनल से वो लोग बिल्कुल दूर रहें जो हमसे, जिनको लगता है कि हमें कोई पे कर रहा है या हम पेड मीडिया हैं या ये है या वो है, कि हम वो करते हैं जो हमारा मन करता है, जो हमें सही लगता है। मिलिए मुनीश कुमार रायजादा से। मुझे तो ये सबसे बड़ी बात ये समझाइए सर कि आपको फीलिंग कैसी आ रही है? आप जो कॉन्स्टिट्यूंसी में आप घूमते हो नई दिल्ली में, अपने लिए वोट मांग रहे हो, आपको कैसी फीलिंग कैसी आती है? व्हाट एग्जैक्टली इज योर, आपकी आत्मा क्या कहती है आपसे? देखिए, हमने पिछले 2-3 महीने से लगातार ग्राउंड कैंपेनिंग पे बिजी हैं। हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि वी विल अप्रोच इट एज मच एज पॉसिबल, ईच एंड एवरी वोटर। एंड हम अपनी बात ये कहेंगे कि देखिए, हम तो यहाँ पे कन्वेंशनल ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स करने नहीं आए। मैं अपना कैरियर 22 सालों का USA में एज ए मेडिकल डॉक्टर सब क्विट करके देश में लोकतंत्र की सेहत के लिए काम करने आया हूँ। बिकॉज आई एम ए पीडियाट्रिशियन, आई एम ए नियोनेटोलॉजिस्ट मोर स्पेसिफिकली।
सो आई टेल देम, एंड समटाइम पीपल आस्क वेयर इज योर क्लिनिक, तो मैं कहता हूँ कि मेरा अभी क्लिनिक इंडिया में नहीं है, क्योंकि आई प्रैक्टिस इन द यूएस, बट लास्ट 15 मंथ्स मैं इंडिया में लगातार लोकतंत्र की सेहत के लिए, देश की सेहत को ठीक करना है अपने को, डेमोक्रेसी की सेहत को। डेमोक्रेसी के लिहाज से भारत अभी इन्फेंट है अभी, सो वी नीड पीपल लाइक यू। लाइक इफ यू लुक एट द नंबर ऑफ ईयर्स वी आर डेमोक्रेटिक, इट्स जस्ट 70 ईयर्स, तो अभी हम बिल्कुल टॉडलर भी नहीं है, इन्फेंट नेक्स्ट लेवल पे गए हैं शायद। जी, आई थिंक डेमोक्रेसी, जैसा कि मैं अक्सर बोलता हूँ कि डेमोक्रेसी इज नॉट इनहेबिटेड इन द वेन्स, वी हैव टू कीप वर्किंग ऑन दिस टू improve एंड improvise एज वी नीड, जैसे अपना घर होता है, तो घर में ये नहीं कि 10 साल पहले वैसे जैसा घर था अपना, सोफा कैसे पड़ा था, फर्नीचर क्या था, नया आता जाता है, वी कीप improvising. Similarly, democracy is like a household where you have to keep working on this to adjust to the needs of the country and expectations and ambitions of the country and the people. अपने यहाँ पे जो रिफॉर्म्स आने चाहिए वो अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिशियंस पार्लियामेंट में जाके वो उनको धत्ता बता देते हैं, यानी कि दे जस्ट इग्नोर देम, जबकि उनको भी पता है कि अपने देश में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स चाहिए, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स चाहिए, देयर सो मेनी काइंड, जुडिशियल रिफॉर्म्स ले लीजिए, क्योंकि थिंग्स आर नेवर स्टैटिक। तो डेमोक्रेसी को आप स्टैटिक रखेंगे तो पानी जब भी खड़ा होता है तो गंदगी आ जाती है, तो अपने यहाँ पे मैं बट जुडिशियल तो बिल्कुल स्टैटिक है मुझे लगता है, क्योंकि वो 17 सुप्रीम कोर्ट में शायद 34 जज हैं और 17 अलग अलग सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे, कोई एक डिसीजन देगा, दूसरा उसको उसी के अगेंस्ट डिसीजन दे देगा, तो सेम केसेस में आपको 6 अलग डिसीजन मिल जाते हैं। ये तो है ही, प्लस आप ये देखिए कि जिस डेमोक्रेसी में जुडिशरी इतनी स्टेगनेंट, इतनी कैल्सीफाइड हो, करोड़ों केसेस अभी भी पेंडिंग पड़े हैं, इवन माइनर जहाँ पे चार्जशीट अभी दाखिल तक नहीं की गई, अंडर ट्रायल पड़े बेचारे जेलों में, युवा लोग, यूथ पीपल, माइनर चार्जेस पे, तो इसको आप डेमोक्रेसी कैसे कह सकते हैं? तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लॉ मिनिस्ट्री क्यों नहीं लेके आती, मतलब जुडिशियल रिफॉर्म्स, उनको भी पता है। फंडिंग क्यों नहीं बढ़ती? जो लास्ट मतलब जो CJI थे चंद्रचूड़ जी से पहले, उन्होंने क्लियरली बोला था कि फंडिंग बढ़ाइए, जुडिशियल बजट बढ़ाइए, लेजिस्लेटिव लीगल उसके लिए, ताकि अब आप कोर्ट्स में जाते हैं, कोर्ट्स में अप्रोचिंग एडवोकेट एंड वहाँ पे जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखते हैं, तो क्या सबको समझ आता है, मतलब अपनी जो डेमोक्रेसी की जो हेल्थ है वो काफ़ी बीमार है। वी आर सफरिंग फ्रॉम सो मैनी प्रॉब्लम्स येट दे डोंट वांट टू फिक्स देम। और ये सब चीज़ें यहाँ पे बैठ के डिस्कशन से नहीं होती पार्लियामेंट लेवल, मतलब यू नीड लेजिस्लेशन टू फिक्स द प्रॉब्लम्स। लेजिस्लेशन के लिए लोग तैयार नहीं है, लेजिस्लेशन में जाते यानी कि असेंबली लेवल पे या पार्लियामेंट लेवल पे फिक्स करने की कोशिश, उनकी मंशा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे वो लोग दूसरे जो ताना बाना बिनना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, उनकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है। तभी तो इंडिया के बारे में बोला जाता है कि इंडिया व्हेन द गवर्नमेंट स्लीप्स इंडिया राइजेस। एक बात मुझे बताइए कि जो आपने कहा बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि कोर्ट में जाइए तो आपको एहसास ही नहीं होगा कि इन बिल्डिंगों में 50 साल में ढंग से पैसे खर्च किए गए, चाहे आप किसी भी कोर्ट में चले जाइए, मतलब तहसीलों में चले जाइए, आप जिलों में चले जाइए, बहुत बुरा हाल है। लेकिन अगर कोई ओवरब्रिज बन रहा है तो उस पर आपको अलग अलग पेंटिंग मिलेंगी, like where you need police stations का भी यही हाल है। if you get into the police stations you will not find the modern infrastructure, you will find them the same sickness which was there 40-50 years ago। लेकिन अगर पुल बन रहा है तो उस पे वो शानदार पेंटिंग्स हो रही हैं, लाइटें लग रही हैं, और पता नहीं ये बजट इतना मिस कैलकुलेटेड है, पॉइंट नंबर 1 या 2 जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जानबूझ के जनता को उधर रखा जाता है कि उधर रहो, इधर का इंटरेस्ट लोगे तुम, इधर इंटरेस्ट लोगे तो हमें प्रॉब्लम होगी। एग्जैक्टली, दे डोंट वांट टू एम्पावर द पब्लिक। जब आपने एजुकेशन पे ध्यान दे दिया, हॉस्पिटल्स अच्छे बना दिए, सड़कें अच्छी बना दी, जुडिशियल सिस्टम आपने इंप्रूव कर दिया, अकाउंटेबिलिटी ले आए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड कल्पेबिलिटी के प्रिंसिपल को स्ट्रेंथन कर दिया, तो इससे क्या होगा कि देश की जनता एम्पावर हो जाएगी, उसमें ताकत आ जाएगी। और हमारे पॉलिटिशियंस अनफॉर्चुनेटली अभी भी उस माइंड सेट के साथ है कि हम लोग माई बाप हैं, जबकि दे आर सर्वेंट्स, वी हैव चोजन देम और इलेक्टेड देम टू सर्व फॉर सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम, दैट्स इट, नथिंग इज परमानेंट, येट दे रूल ऑन अस और दे रूल अस लाइक लाइक द ब्रिटिश माइंडसेट। आप देख लीजिए इनका एटीट्यूड। ब्यूरोक्रेट का तो और बुरा हाल है। देखिए जो पॉलिटिशियन है वो फिर भी आपको रिप्रेजेंट करता है, वो तो थोड़ी मर्यादा में रहने की कोशिश करता है जी, वो जनता का सेवक नहीं, वो जनता का रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन जो जेन्युइन, जिसको सेवक ही कहना चाहिए, जिसका नाम है सेवा, सिविल सर्वेंट, यस, है ना, सर्वेंट और वो भी सिविल, उनका एटीट्यूड देखिए कौन से सातवें आसमान में रहता है। नॉर्मल सीधे मुंह बात नहीं करते किसी से, वो जो अभी जॉब में है वो तो है ही है, जो रिटायर होगा वो किसी से सीधे मुंह बात नहीं करना चाहते। प्रॉब्लम ये है, यही अपनी एजुकेशन में, डेमोक्रेसी की जो एजुकेशन है उसमें प्रॉब्लम्स। आप यूएसए में जाएंगे, सेनेट विल रिसीव यू,
he will, मैं Springfield, Illinois में भी, because I worked there in the SIU School of Medicine, Southern Illinois University School of Medicine. Now Illinois में Springfield is the capital of Illinois state. तो वहाँ पे कैपिटल भी वहीं पे है, जो राज्य की राजधानी होने के नाते वहाँ पे जो स्टेट लेजिस्लेटिव विंग भी वहीं पे, प्लस सेनेटर्स का भी वहाँ पे ऑफिसेज हैं, बिकॉज एवरी स्टेट हैज 2 senators. Whether it is small Rhode Island like state or New Jersey or like as big as California, every state has 2 senators जिनकी 6 years की टर्म होती है, तो वहीं बैठते हैं. तो आप बकायदा उनके साथ अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आपकी बात वो सुनेंगे, जैसे जैसे टिपिकली कॉर्पोरेट कल्चर होती है, आपकी बात सुनी जाएगी. ही इज नॉट योर बॉस, यू नॉट हिज और हर सर्वेंट. और वो धमकाएगा भी नहीं ना आपको. जैसे हमारे अगर आपने सीरियस सवाल पूछ ले किसी ब्यूरोक्रेट से, तो वो आप धमकाने में उतर जाता है कि औकात में रहो. हमारे यहाँ तो पुलिस वाला जो है, आप FIR करने जाइए, पुलिस वाला आपको 10 तरह से धमकाता है. कहाँ प्यार से धमका ही रहा, पर प्यार से FIR कराएंगे, आप बिजी आदमी हैं, कहाँ बार बार चक्कर लगाएंगे थानों के आप. Has this ever happened to you? मेरे साथ हुआ है. भारत का एडमिनिस्ट्रेशन, भारत की ब्यूरोक्रेसी, भारत का पॉलिटिशियन, वो ये सोचता है बच्चे हो तुम लोग, तुम छोटे छोटे बेबीज हो, उनकी तरह बिहेव करो. उनकी तरह बिहेव क्यों नहीं करते हो? जैसे कि मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन FIR कराने के लिए. Why are you telling me? Do you doubt my intelligence? Are you doubting my intelligence? कि मैं कुछ कर पाऊंगा, चक्कर लगाऊंगा नहीं. Maybe I know the consequences, तभी मैं FIR कराने आया हूँ. अच्छा, इसमें सब तो एक तो पहली बात ये उठती है कि सिविक जो अपने एजुकेशन है, कि सिविक ड्यूटीज, हमारे सिविक राइट्स क्या हैं, सिविक ड्यूटीज क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये सब हमें ठीक ढंग से सिखाया नहीं जाता. इंटेंशनली. जबकि मुझे अच्छी तरह पता है कि USA में डेमोक्रेसी के बारे में राइट फ्रॉम बिगिनिंग दे स्टार्ट टीचिंग. जब इलेक्शन होता है, तो जैसे प्रेसिडेंट जब ओबामा इलेक्ट हुए थे, 2008 की बात कर रहा हूँ, माई सन वॉज वेरी यंग एट दैट पॉइंट. ठीक है, तो उनकी क्लास में प्रॉपर उस साल, जिस साल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं, जैसे इस साल हुए ट्रम्प जिसमें जीते हैं, तो उस वक्त वो मॉक इलेक्शंस भी करवाते हैं क्लासेस बच्चों, मतलब ये 4th 5वीं के बच्चों की बात बता रहा हूँ. दे आल्सो फॉलो इन द सेम की इलेक्शन है, ठीक है, डेमोक्रेसी देयर आल्सो इज नॉट परफेक्ट, they are lacuna in that, but at least they take pride in the democracy, the concept of democracy they take pride. USA, I'm not saying it is a perfect democracy in the world. No, true, I agree. But at least as citizens, they inculcate you those ideas कि democracy is so vital, so important, and this is something we have to preserve it, and we have to keep working on this. तो ये अपने यहाँ पे तो है ही नहीं ऐसा कहानी. दूसरे क्या, सूडो डेमोक्रेसी कह सकते हैं आप, फेक. दूसरा यहाँ पे जो आपने जो एग्जाम्पल बताया, इसमें सुशील जी इनहेरेंटली करप्शन की प्रॉब्लम भी है यहाँ पे. आप जहाँ भी काम करवाने जाते हैं, रेड टेप, ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी जो आपको दिखती है, सिस्टम में मेल फंक्शनिंग दिखती है जो आपको, या जो एक डिसइंक्लिनेशन टू डू द थिंग्स, जैसे FIR में अड़ंगे डालेंगे, अड़चन डालेंगे, उसके पीछे इनहेरेंट ये होता है कि कहीं ना कहीं उनके मैकेनिज्म बन जाए पैसा बनाने के. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अपने यहाँ, जिसको पैटी ब्राइबरी, पैटी करप्शन बोलते हैं. पैटी करप्शन इज इन अवर DNA. ईच एंड एवरी स्टेज यू फेस सच काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल्स एंड डे टू डे इश्यूज. एक काम करना, जरा वो YouTube पे वीडियो लगाना, ठीक है, Elon Musk, Joe Rogan. And they're claiming, oh, the First Amendment is enabling disinformation, misinformation. And I'm like, yo, there's a reason for the First Amendment. Like freedom of speech, the reason the founders of the country put, the freedom of speech there is because they came from countries where if you spoke your mind, you would get shot or imprisoned. That's why the First Amendment exists. And the Second Amendment is there to stop the tyranny of government. The Second Amendment, the right to bear arms, is there to protect freedom of speech. And I've had these debates, especially with people in LA, because they're like, want to take everyone's guns away. And I'm like, yo, can you guarantee me that that we will never have a tyrannical government in the United States? Can you make that guarantee? They're like, well, nobody can make that guarantee. I'm like, then we need to keep our guns. India used to issue gun licenses way more than 30-40 years ago than it is issuing right now. They have all came together, all the politicians, bureaucrats, even if they don't talk to each other about this matter, but there is an undercurrent. Do not empower people. Because if you empower them, they will look for their own rights. Don't empower them. Ignore them. अगर लाइसेंस को अप्लाई भी कर रहा है गन राइट्स के लिए, तो ऐसा लटकाओ कि साले को जिंदगी में मिले ना. देखिए, फर्स्ट अमेंडमेंट राइट इन द US कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, and second amendment is, and these are amendments, they were not included in the first initial bill, and they are amendments. That is why they always say a bunch of slave owners decided to take a country. That's what they always say, right? So why would
Why would they have a freedom of expression for slaves, right? So that's why they have amendments. That's right. The second amendment is to bear the firearms. ठीक है. So, but at the same time, because this is a very debatable issue in the US itself, Republicans and Democrats are hugely divided on this. Republicans are so, this point, Second Amendment right is so endeared to them, they are endearing to them, they can't even buzz. Like अपने यहाँ पे जैसे casteism, जो reservation है, caste based reservation पे people get violent, they get fanatic about it. जो विरोध में और जो पक्ष में उसकी पक्ष में, they can't see that eye to eye on this. Table पे बैठना नहीं चाहते. So same applies to this issue, because I often wonder, in developed countries too, USA is an exception in the sense that it has जितने लोग हैं ना उससे ज्यादा वहां पे गन्स है. 350 million people, and the number of firearms is more than that. It's amazing. And there's so many deaths, violent deaths, and school firings, So that is I was reading about a comparative study, obviously written by a Republican guy. तो उसने उसमें ये लिखा था कि भैया, उसने प्रूव किया था प्रॉपर्ली कि जो गन वायलेंस की जो इतना ये कर रहे हैं, एक वायलेंट गन वायलेंस जो होता है कि बच्चे को मार दिया गया या स्कूल शूटिंग हो गई. अब जैसे एक स्कूल शूटिंग हुई थी जिसमें एक ट्रांसजेंडर ने बच्चों को मार दिया था, और उसने एक ट्रांसजेंडर कोई उसका मेमोरेंडम भी था जो उसने रिलीज करना चाहता था, पर डेमोक्रेटिक सरकार उस पर अभी तक बैठी हो, नहीं रिलीज करती हो कभी भी. खैर, वी डोंट वांट टू गो टू अमेरिकन इलेक्शंस, बट बॉटम लाइन यही है कि यही इसीलिए मैं आपको दिखा रहा था कि अमेरिका के चुनावों में पॉलिसी की बात होती है. हमारे चुनावों में खाली 3-4 डायलॉग मारे जाते हैं, बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं. बोथ ऑफ देम मीन द सेम थिंग बाय द वे. दूसरा क्या है, हमारे यहाँ कहा जाता है, अरे तेरी जाति क्या है. मीडिया वाला सवाल पूछ रहा है अखिलेश यादव से, एंड ही सेज तुम्हारा नाम क्या है, एंड मीडिया वाला फर्स्ट डजंट रिप्लाई, देन सेकंड टाइम ही सेज मेरा नाम समथिंग मिश्रा है. कहता अच्छा मिश्रा जी, बोलने भी नहीं देंगे हम लोगों को आप. सो दैट्स द क्वेश्चन, राइट. जाति के नाम पे तो तू ही बांट रहा है ना. तू एक रिपोर्टर से, जिसकी केवल एक जाति होनी चाहिए, रिपोर्टर है वो, तू उससे उसका नाम पूछ रहा है कि तेरा लास्ट नेम क्या है, और फिर उसको ऊपर से विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है. मिश्रा जी, ब्लडी इट्स योर इंटरव्यू, 30 लोग तेरे सामने खड़े हैं, तू अपने को विक्टिम दिखा रहा है. मिश्रा जी बोलने तो दीजिए. कम ऑन यार, हमारे यहाँ यही चल रहा है. आप कैसे चेंज करेंगे वो जानना चाहता हूं मैं. देखिए, मैं ये हमेशा मानता हूँ, ये इशू आता है जो आपने अभी पॉइंट रेज किया. अनफॉर्चुनेटली दिस इशू इज रेज्ड अगेन एंड अगेन, इट कम्स अप अगेन एंड अगेन इन द डिस्कशन. मैं ये कहता हूँ कि इसके पीछे मेरा लॉजिक ये है, और ये आई थिंक यू विल एग्री विद माई लॉजिक. क्या होता है कि जब ये एक बड़ी कहावत सी है कि यथा राजा तथा प्रजा. अपने देश में द गाइडिंग प्रिंसिपल इज द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन ने कभी नहीं कहा कि लोग हिंदू या मुसलमान या जाति के नाम पे बटे. उसने सिंपली ये बोला है कि सबको इक्वल राइट्स है, ऑल आर द सिटीजन्स, एंड सबके राइट्स इक्वल जैसे होने चाहिए या है. यूनिफॉर्म सिविल कोड भी उसने कभी मना नहीं किया, उसने तो प्रेस्क्राइब किया, लेकिन आज तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ. होता क्या है कि अभी जो कास्ट वाला एग्जाम्पल आपने मुझे बताया, जब एक बड़ा ध्येय सामने आता है देश के सामने, तो लोग ये नहीं देखते कि इसके पीछे व्यक्ति कौन है. तब अब गांधी था, तो क्या स्वतंत्रता संग्राम में नेहरू को, गांधी को लोगों ने ऐसे देखा कि नहीं ये तो गुजरात का बनिया है, या नेहरू तो काश्मीरी पंडित है. पीपल रैलीड बिहाइंड देम, ऑल द फ्रीडम फाइटर्स. शहीद भगत सिंह इज अ सिख बाय द वे, बट कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक ही इज वेरी cried for him. He is a weird figure. All three of them, like Sukhdev, Rajguru and Bhagat Singh, people literally at that point in time also they cried for him. And आज भी he is still a weird figure in the whole country. Passion. Youth just rallies behind the name. आप अभी देख लीजिए तरोताजा एग्जाम्पल्स, अन्ना हजारे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण. जब भी एक ऐसा व्यक्ति आता है जो इन पैटी इश्यूज से ऊपर उठा के आपको एक बड़ी अच्छी एक सोच दिखाता है, तो पीपल फॉरगेट अबाउट these parochial issues, these issues which typically are very divisive in nature. लेकिन वही गवर्नमेंट, वही पॉलिटिशियन, वही स्टेट्समैन यदि आपको डिवाइड करने लगे. अब देखिए, मैं एक एग्जांपल दूंगा. आई हैव नथिंग टू डू विद बीजेपी एज सच, बट जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा, और बस यात्रा उन्होंने शुरू करी, तो अपन भूल गए कि पाकिस्तान अपना दुश्मन है, क्योंकि उन्होंने लव इन्फ्यूज किया उसमें. उन्होंने कहा कि नहीं, कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस हो, एज अ स्टेट्समैन ही टुक अ डिसीजन, और उसका कॉन्सिक्वेंस बहुत नेगेटिव आया, बट ही टुक अ डिसीजन. बट हाँ, जब बस यात्रा की तो पूरा देश ऐसे एक प्यार मोहब्बत उमड़ पड़ी थी देश में, तब नफरत नहीं थी. वो ठीक है, उसके बाद कारगिल हुआ, अनफॉर्चुनेटली वो उनकी पाकिस्तानियों की प्रॉब्लम है. हम उसको दे रेसिप्रोकेटेड, दे बैकस्टैब्ड अस, एंड आई एम नॉट फॉरगिविंग देम फॉर दिस. पॉइंट ये कि जब भी एक स्टेट्समैनशिप दिखाई जाएगी, जैसा नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था कि जो स्टेट्समैन होता है वो बांधने की बातें करता है देश को, और जो पैटी मेंटेलिटी होती है, पैटी मेंटेलिटी वाले जो पॉलिटिशियंस होते हैं, वो वार की बात करते हैं. एंड जो स्टेट्समैनशिप होती है उसमें कि हाउ टू
प्रोग्रेस द कंट्री। वाजपेयी जी ने कुछ किया, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे मेरे कुछ मित्र हैं, मित्र ही कह लो, अधिकारी हैं, तो जब भी उनसे आप बात करो तो से उनको एक्स जगह से उठा के वाई जगह कर दिया गया है, तो दे ऑलवेज से कि यार किसी तरह से यहाँ जॉब करके अच्छे से निकल जाऊं बस। डू यू थिंक दिस मेंटालिटी इज देयर इनकलकेटेड इन एवरी पॉलिटिशियन कि 5 साल हैं किसी तरह निकाल लूं बढ़िया से बस? लाइक व्हाई वुड आई मेक रियल चेंजेस अगर मेरी मेंटालिटी ही यही है कि 5 साल हैं किसी तरह से निकल जाए, उसके बाद फिर जैसे एक मेरे यहाँ पे सांसद आए थे, एक पूर्व सांसद आए थे, तो कह रहे थे कि इतने ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतनी जगहें होती हैं कि 365 दिन रोज घूमो तब भी नहीं पहुंच पाओगे आप, है ना? तो मेरा सवाल वो है कि उसके बाद भी लोग करते हैं, उसके बाद भी लोग घूमते हैं, उसके बाद भी लोग पहुंचते हैं, तो पॉलिटिशियंस का जो ये भय है कि कहीं कोई निर्णय ऐसा ना हो जो उल्टा बैठ जाए हमारे ऊपर, उसकी वजह से इग्नोर करके निर्णय को आगे बढ़ाते रहना, एक निर्णय न लेना, या उनकी जो कहावत थी नरसिम्हा राव की कि निर्णय न लेना भी तो एक निर्णय है। डू यू थिंक पॉलिटिशियंस ट्राई एंड अवॉइड इट कि 5 साल निकालो? आई थिंक बात वहां पे आ जाती है जो आपने बिगिनिंग में यू सेट द टोन फॉर दिस डिस्कशन कि पॉलिसी पे बात की जानी चाहिए। यदि कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, वेदर इट इज एन एमएलए और एमपी और ए मिनिस्टर, if he or she works on the policy issues, how to create jobs, how to create employment opportunities, how to improve the conditions of the lawmaking, good lawmaking is a good politics, simple. ठीक, good policy is good politics. That's why they call it lawmakers. Yeah, they are called lawmakers. So good policy is good politics. उस पे काम करे तो उनका वो भय जो है ना कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, शैबी ढंग से वो ट्वीट करते हैं, काम होते नहीं है। मैं नई दिल्ली विधानसभा में हूँ, नई दिल्ली विधानसभा में पीपल आर टेलिंग मी अगेन एंड अगेन कि उनका एमएलए कभी आया ही नहीं। अच्छा, उनका एमएलए तो हमारे मुख्यमंत्री, एक्स मुख्यमंत्री जी थे। उन्होंने 10 साल विजिट ही नहीं करी। ये मैं एक व्यक्ति से दुनिया भर के लोगों से सुन चुका हूँ। ही डिड नॉट गो टू द पीपल, नॉट एट ऑल। चुनाव में भी नहीं गए, दोबारा जो चुनाव तो सीएम पीएम कैंडिडेट लेवल के बंदे की बात कैसे जाएंगे वो चुनाव में? लोगों के पास कमाल कर दिया आपने। हाउ, व्हाई वुड ही इवन गो? दैट इज नॉट, इट डजंट बिहेव हिम कि वो सीएम कैंडिडेट अपनी जनता को तो गुर्गे भेजेंगे अपने वहां पे, इसलिए वहां पे बैकलैश देखेंगे आप इस पर। यकीनी तौर पे वो भूल गए कि वो हमारे एमएलए थे। वो अभी भी नहीं आते। अभी आ जाओ भाई, अभी भी 2 महीने है इलेक्शन में, 1.5 महीना है। आपने अपना एमएलए लेड फंड भी इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा जी, 10 करोड़ जो होता है पूरा, सही में इस्तेमाल नहीं किया, ऐसे ही पड़ा हुआ है वो। दिल्ली गवर्नमेंट में आप आंकड़े उठा के देख सकते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट में एलईडी फंड प्रॉपर्ली यूज किया ही नहीं गया, जबकि 10 से 15 करोड़ बना दिया गया वो। तो दीज आर द आयरनीज ऑफ आवर डेमोक्रेसी, वेयर पीपल डोंट परफॉर्म। सो एज आई स्टेटेड अगेन, आई मीन अर्लियर, द एक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड कल्पेबिलिटी हैज टू बी स्ट्रेंथन्ड। तो ये सब लाइन में आ जाएंगे। यहाँ पे परफॉर्मेंस का कोई पैरामीटर्स ही नहीं है, मीडिया उठाता नहीं है। मीडिया अलग अलग बातों पे कि पॉलिटिशियन ने स्लीव कौन सी पहनी हुई है, कैसी स्लीव उसने बांधी हुई है, नाक किससे मिल रही है उसकी, नाक किससे मिलती है, लेट स्वर्गीय सुषमा जी से किसकी नाक मिल रही है और इंदिरा गांधी जी से किसकी नाक मिल रही है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मीडिया क्रिटिकल क्वेश्चन पूछता ही नहीं। आप ये कहते हैं जैसे यूएसए में दे टॉक अबाउट जॉब्स एंड पॉलिसी। हियर मीडिया डज नॉट आस्क, सिटीजंस डोंट आस्क, सिटीजंस डोंट वांट टू मेक देम अकाउंटेबल, सिटीजंस आल्सो हैव टू वर्क लाइक वॉच डॉग्स। मैं ये नहीं कहता कि नहीं करते, बट लार्जली स्पीकिंग फिर भी अभी इन बातों पर डिस्कशन होती है और टीवी डिबेट्स पे अलग ही किस्म की बातें होती हैं। सो द होल पैराडाइम शिफ्ट हैज़ टू हैपन कि हम अपनी डेमोक्रेसी को देखना कैसे चाहते हैं, हम अपनी डेमोक्रेसी को क्या समझते हैं, हमारी सोच क्या है उसके बारे में। इट ऑल इज ए डिसीजन विच द नेशन हैज़ टू मेक, राइट फ्रॉम एजुकेशनल करिकुलम टू इनकलकेटिंग द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। इस सेंस में अपने को बहुत सीखना है अभी एज ए नेशन, जबकि डेमोक्रेसी अपने इतिहास में भी देखा जाए तो है, वी आर डेमोक्रेटिक इन नेचर। बट आज की डेमोक्रेसी 78 सालों में, 78 ईयर्स में पता नहीं खो गई है। जिसको आपने फेक या आपने सूडो डेमोक्रेसी बोला, मैं उसको शेम डेमोक्रेसी बोल रहा हूँ। डेमोक्रेसी नहीं है। और मीडिया जो 4th पिलर बोला जाता है, उसका पिछले 5-6 सालों में जो पतन हुआ है, मैं इसका खुद मैं आई एम विटनेस टू दिस। जब हमने चंदाबंद सत्याग्रह चलाया आम आदमी पार्टी के खिलाफ, बड़े आराम से हमें हेडलाइंस मिलती थी, बड़े आराम से हमें कवरेज मिलती थी। आज जाते हैं मीडिया के पास, आप जो इसको आप ट्रेडिशनल या जिसको सभी मेन स्ट्रीम मीडिया बोलते हैं। बाय द वे, आई डोंट हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर मेन स्ट्रीम मीडिया। इट इज़ फॉर्चुनेट दैट इन लास्ट मैनी ईयर्स द सोशल मीडिया हैज sprung up so वाइब्रेंटली कि अपने आप पर इसने डेमोक्रेटाइज कर दिया है मीडिया को। नहीं हुआ है अभी तक, अभी भी नहीं हुआ, लेकिन चलो फिर भी एक सिंपल ब्लॉगर कहीं भी, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में बैठा हो, एटलीस्ट अपनी बात लिख सकता है। द न्यूज़ कैन रीच दैट पॉइंट ऑफ व्यू, और द न्यूज़ कैन रीच एवरी सिंगल कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। दैट इन दैट वे वी हैव सक्सीडेड। बट आप ये देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया तो और ज़्यादा उसका पतन हुआ है, वो तो प्रोस्टिट्यूशन वाला उसका हालत हो चुकी है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं इसका डे टू डे विटनेस हूँ। आप IANS का जो वहाँ पे फाइनेंस का बंदा, वो कहता है आपकी प्रेस रिलीज के हम 75,000 रुपीज़ लेंगे,
मैंने कहा आप किस बात के लोग हैं? हम पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, हमारा फर्ज है मीडिया तक बात पहुंचाना, एंड मीडिया का फर्ज है उसको देख के 75,000 रुपीज। मैंने कहा मीडिया एजेंसी है, ये उसकी जो स्मिता प्रकाश जिसको हेड करती हैं। IANS। हाँ 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 Yeah. हाँ। आई थिंक वो अभी अदानी ग्रुप ने लिया उसको। 70, एंड आई एम कोटिंग इट, आई कैन नेम दैट पर्सन आल्सो। आप PTI को देख लीजिए, मैं न्यूज एजेंसीज की पहले पोल खोलता हूँ, PTI को देख लीजिए आप, IANS। PTI also asked for money. नो दे डिड नॉट आस्क फॉर मनी, दे आर सो बिंग। जब प्रधानमंत्री PTI बिल्डिंग में जाके लोगों से हैंडशेक करेगा तो आप सोचिए कि उनको क्या सबक क्या मिलेगा, कि बस पैसा बनाओ मोटा। Why, first of all, the Prime Minister, Mr. Modi should not have visited a media agency. Why is going there to handshake with them? He just wants to keep the spirit of the democracy which he has seen alive. जिसमें उन्होंने देखा कि NDTV को 25 साल मनाने के लिए राष्ट्रपति भवन बुलाया गया, कि राष्ट्रपति भवन के अंदर आप अपने 25 साल मनाइए। तो मुझे लगता है उनको लगता है, हमारे प्रधानमंत्री जी को लगता है कि जब उन्होंने किया है तो हम भी करेंगे टाइप्स। Right. So everybody is bloody the same. Nothing is changing. प्रधानमंत्री चंद्रचूड़ जी के यहाँ क्यों गए? आरती उतारने। Right. Why he went to the PTI building? PTI, IANS, and of course ANI. ठीक है, ANI and then IANS is third. अच्छा, ANI is of स्मिता प्रकाश, IANS is different. ANI is of स्मिता प्रकाश, sorry. मैंने ANI को एक बार कुछ हफ्ते पहले फोन किया। वी आर इन टच विद देम विद ऑन, बिकॉज वी नो मेनी ऑफ देम। हम तो हमेशा अपना बड़ी ईमानदारी के साथ अपना प्रेस रिलीज भेजते हैं, एंड बड़ी बेईमानी के साथ वो लोग उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। हमने कहा पैसे हम देंगे नहीं। यूट्यूबर्स आते हैं हमारे पास, मुझे दुख होता है कि यंगस्टर्स वर्किंग और एक्टिंग एज यूट्यूबर्स, उनको लगता है कि यही मीडिया का मतलब ये होता है कि पैसे लो, आप पैसे मांगो। पैटी अमाउंट्स दे आस्किंग, कोई 500 मांगता है, कोई 5,000, कोई 2,000, कोई 15,000। उन्होंने शायद वो पिछले 5-10 सालों में ये देखा कि मीडिया में जाने का मतलब आप बस कवरेज दो, पैसा मांगो। तो पिछले 5-7 सालों में मीडिया का जो गिरावट आई है, उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज आर द बिगेस्ट कल्प्रिट, बट मीडिया आल्सो हैज डिसाइडेड टू एक्ट एज ए प्रोस्टिट्यूट। एक पैसे देने वाला था, एक पैसे लेने वाला। मुझे लगता है प्रोस्टिट्यूट बोल के प्रोस्टिट्यूट्स की बेइज्जती कर रहे हैं हम, क्योंकि प्रोस्टिट्यूट्स के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। मीडिया के, मेन स्ट्रीम मीडिया कोई भी वो नहीं है। भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया ऑलमोस्ट अमेरिकन मेन स्ट्रीम मीडिया के बराबर हो गया, जिसे कुछ और सालों में कोई पूछेगा नहीं। इनका शो, एक पीढ़ी है जो इनको देखती है, और वो पीढ़ी बूढ़ी हो गई और वो जा रही है। Nobody will give a fuck about these people. I can guarantee you. टोटली एग्री विद यू, मेनस्ट्रीम मीडिया को इग्नोर कर देंगे लोग। मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ। टीवी तो देखने वाला चीज ही नहीं है, अननेसेसरी डिबेट्स। और उसमें भी मतलब आप ये देखिए कि दिल्ली में डिबेट्स में अजीब अजीब किस्म के कैरेक्टर्स को बुलाया जाता है, जानबूझ के। और जो ग्राउंड पे एक्टिविटीज हो रही है, जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल पार्टीज का भी है, पीपल आर डूइंग, इंडिविजुअल्स, उनको बुलाया ही नहीं जाता, क्योंकि आप पैसा देना पड़ेगा। और पैसे जिसने नहीं देने का लिए मना कर दिया, उसको वो डिस्कार्ड कर देते, चाहे कितना ही वर्दी उसका पॉइंट हो। अच्छा, पहले तो किसी बड़बोले मौलाना को बुलाओ, फिर वो जो ऑलरेडी बड़बोला है वो किसी भगवान पे कोई कमेंट कर दे, है ना, या किसी बड़बोले हिंदू पंडित को बुलाओ, वो किसी मुसलमान के धर्म पे कमेंट कर दे, मिल गई हेडलाइन। तो ये चलेगा नहीं। अच्छा लग रहा है, पर पीपल आर नॉट स्टूपिड। एक हमारे भारत देश की जनता के अंदर एक खास बात है, दे टॉलरेट इडियट्स फॉर बिकॉज दे लेजी। दैट डजंट मीन दैट दे विल रिमेन लेजी फॉर एवर, दे ऑलवेज वेक अप। भारतीय जनता जगती जरूर है, उसके पीछे सबसे बड़ा उदाहरण है जो मॉडर्न हिस्ट्री में झूठ बोले गए थे लगातार सारे, वो अब देखिए सारे के सारे झूठ खुल के सामने आ गए। जनता लग गए 30-70 साल लग गए, पर अब के यंगस्टर से आप मॉडर्न हिस्ट्री के पुराने हीरोज की बात करिए तो आपको 4 जवाब और देगा। इस पे क्यों नहीं बोला उसने, ये क्यों नहीं बोला। हो सकता है वो अपने रिलीजन के बेसिस पे आपको टोके, कुछ लोग टोकेंगे पॉलिटिकल बेसिस पे, कुछ लोग टोकेंगे स्ट्रेटेजिकली, इन्होंने कैसे ऐसे नहीं ऐसे किया, वैसे नहीं वैसे किया, पर वो नॉलेज ले आया है अपने अंदर, वो कि वो टोक सकता है अपने पुराने हीरोज पे। जिस दिन वो 70 साल का समय ना 7 महीने में हो जाएगा कि अभी का जवाब अभी दो मेरे को। आप ये देखिए कि अब तो एंकर्स भी अपना एजेंडा लेके आते एक वो चलाना जरा यूट्यूब पे ना, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था BBC को कि आई वुड लाइक टू बर्न द कॉन्स्टिट्यूशन। What a guy. What a great guy. The guy who was heading the committee to make the constitution, because he saw one thing. He saw that these people, the Indians, they don't deserve a constitution like this, only because 2 reasons. They are uneducated and they are lazy. That's what he thought at that point in time. He thought
They are not, because he saw one family getting elected and re-elected. So that made him that, you know, that what I really wanted out of this book is not happening in this country. So constitution is just a guiding principle, but the point is that, as I stated in the beginning, you know, democracy is not inherited in the veins. You know, you have to struggle to preserve it, you know. So same way he might have felt. Yeah, people die for it, by the way. People give their life to save democracy. They literally do. Because, you know, they think, one more question. In past, if you go to 90s or 2000s, you would see examples of judges, of journalists, of some of the politicians, right? You would see examples that they take a principled position and suffer for it. Yes, absolutely. That's not even happening these days. People are so busy taking money and enjoying their lives, they don't want to put in efforts at all. They're like, how many, कितने एग्जाम्पल मिले हैं आपको इधर बीच जहाँ पे किसी बड़े ब्यूरोक्रेट ने, बड़े उसने पॉलिटिशियन ने, या किसी बड़े जो नेशनल लेवल उसका नाम होता हो, किसी ऐसे मुद्दे पे जो उस पर अग्री नहीं करता, वो उसने बोला नहीं, मैं नहीं चाहिए, मेरे को ये पद नहीं चाहिए आपसे. कितने मिलते हैं पिछले 10 साल में? सुना आपने? 15 साल में कहीं सुना आपने? नहीं सुना. In fact, people have accepted the positions after the retirement. For example, one gentleman from judiciary went to the Rajya Sabha, you know. So इसमें भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि man ultimately is corruptible. How the system we want to run, that is important. That's why they don't discuss policies, क्योंकि that will make them incorruptible. Exactly. तो उस पे जाना ही क्यों? इसलिए आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को मानना पड़ेगा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, बिकॉज मैन इज फॉलिबल. मैन अल्टीमेटली गिरेगा, नीचे जाएगा. आप सिस्टम ऐसे बनाइए, आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को एंटिसिपेट करना पड़ेगा अपनी पॉलिसीज में कि होगा ये, इसको अवॉइड, इसको रिजोल्व कैसे करना पड़ेगा. आपको पॉलिसीज ऐसी बनानी पड़ेगी कि पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स वो एंजॉय, वो ना ले सके जो एल्यूरमेंट होती है. यू नो, समवन हु इज गोइंग टू रिटायर, यू स्टार्ट, यू नो, रीचिंग आउट फॉर सर्टेन वर्डिक्ट्स एंड देन उसको बोलिए कि हम, तो आप अगर 5 साल का एक वो लगा देंगे, यू नो, मोरेटोरियम, 3 साल का, 5 साल का, कि यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल, यू नो, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. नेक्स्ट डे पहुंच जाते हैं लोग राज्यसभा, रिटायर होते हैं अगले दिन, कूलिंग डाउन पीरियड भी नहीं चाहिए उनको. तो ये सब चीजें the Western democracies had decided to take care of that, and they know that it's a constant process. You know, the democracy needs repair, so they have to keep working on that. तो मेरा सवाल एक और भी है सर, यहाँ पे नहीं होता ये सब, एक बार अनफॉर्चुनेटली. सबका यही हाल है. ब्यूरोक्रेट्स रिटायरमेंट से पहले उन कंपनियों को तगड़ा फायदा पहुंचाते हैं जिसके वो बोर्ड पे जाना चाहते हैं. इंडियन आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के जो जनरल्स होते हैं, वो उन कंपनियों के बोर्ड पे जाना चाहते हैं, उससे पहले वो उनको फ़ायदा पहुंचा लेते हैं, ताकि उनके अपनी पोजीशन फिक्स कर लेते हैं कि चलो भाई इधर से रिटायर होकर इन कंपनी के बोर्ड पे लग जाएंगे, हम प्रेसिडेंट बन जाएंगे उनके. और इधर सरकारी, अच्छा मेरे और आपके टैक्स वाला पैसा तो मतलब लिटरली सरकारी माल है, लिटरली सरकारी माल है. आई पोस्टेड समथिंग, आई वुड लाइक टू रीड दैट फॉर यू, गिव मी 1 सेकंड. नहीं, ठीक है आपकी बात. जो बैंक वालों को जो बेनिफिट दिए जाते हैं ना, आपका और मेरा पैसा तो टैक्स के ऊपर बड़े ईमानदारी से पूरी शिद्दत के साथ ले लिया जाएगा. वी कांट, यू नो, एक पैसे की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी. और उधर बैंकों को, यू नो, सिक एसेट्स बना के, यू नो, उनको वेवर्स दे दिए जाते हैं, बड़े बड़े वेवर्स दे दिए जाते हैं. एक आईसीआईसीआई की एक सीईओ थी जिनके ऊपर आरोप लगे थे बहुत तगड़े वाले, चंदा कोचर जी. हाँ, आरोप लगे थे उनके ऊपर कि उन्होंने फायदा पहुंचाया लोगों को. वो भी काफी सालों बाद पकड़ में आई हैं, लेकिन शुरू में तो ये पकड़ा भी नहीं गया था ये मामला. जी वही मैं कह रहा हूँ. नहीं, अब ये देखिए ना, जो ये वेवर्स दे दिए जाते हैं बैंक, जो ये लोन्स के, देख लीजिए ना आप, ये अदानी अंबानी से लेके कितने बड़े बड़े लोगों को ये लोन्स वेव ऑफ कर देते. दैट इज अ पॉइंट, यू नो. बेसिकली जो फंडामेंटल राइट्स अपने को दिए गए उसका मिस यूटिलाइजेशन किया जा रहा है. भाई एयर इंडिया आप देख लीजिए, एयर इंडिया के जो, इट वाज अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल अंटिल 3 years बैक, आई बिलीव 2 or 3 years बैक. तो आप देखिए, इट वाज ए सिक यूनिट रनिंग इन द लॉसेस, रनिंग इनटू द लॉसेस. येट नाउ दे आर, यू नो, इट वेंट इनटू प्राइवेट, यू नो, एंड देन, यू नो, दे आर ट्राइंग टू, यू नो. सो आपको एक बनाना पड़ेगा कि अल्टीमेटली आप देश की पॉलिसी को किस ढंग से चलाना चाहते हैं, जिसमें कि लोक कल्याण या जो पब्लिक वेलफेयर भी हो, प्लस एट द सेम टाइम देयर इज एनफ रूम फॉर, यू नो, इंडस्ट्रियस पीपल टू ग्रो, and so that the government just runs as a regulator, nothing more than that. It takes your money in form of taxes and provides you the infrastructure. Government has no business running the business. They don't provide you any service. They just take the tax from you. Live example. Outside, when you would have been entering my office premises, you would have seen the pole work is going on. Some bus guy hit the pole. That bus guy paid the admin team of ours. It's responsibility of the Bijli Vibhag. बिजली विभाग वाला काम होना चाहिए, वो फ्री में ला के लगाना चाहिए. उसके पैसे लेते हो आप हर बार मुझसे, टैक्स में ले रहे हो. मेरी बिल्डिंग के अंदर नहीं कि मैं अपने पैसे से खर्च करूं, बिल्डिंग से बाहर है, आपका है वो. बट दे टोल्ड अस कि इतना एस्टिमेट है, आप मंगा लीजिए चीज़ों को, या हमें इतना पैसा दे, हम ले आएंगे, क्योंकि वो तो फ्री में लाएंगे. ठीक है. अब क्या है कि अब
वो चूंकि बस वाले ने पैसा दिया इसलिए हमारे एडमिन टीम ने उठा के बोला पकड़ा दिया, ले भाई खत्म करो, लगाओ, इसलिए अभी सामने लग रहा है, वरना 2 दिन की बात हो गई थी, 2-3 दिन लग जाएगा। When we asked them कि आप अपने से लगाइए तो they said 2-3 दिन लग जाएगा। The moment they caught money they like अच्छा ठीक है अभी लगा रहे हैं हम फटाफट। तो मेरे को टैक्स तो आप पता भी नहीं चलने तो ऊपर ही ऊपर निकाल लेते हो, है ना। एक मैंने एक ये छोटा सा वो बनाया था, कमाओ तो टैक्स, खर्च करो तो टैक्स, है ना, बचाओ तो टैक्स, निवेश करो तो टैक्स, कुछ बनाओ तो टैक्स, बेचो तो टैक्स, उसमें रहो तो टैक्स, चलाओ तो टैक्स, खाओ तो टैक्स, पियो तो टैक्स, सिगरेट पियो उस पर भी टैक्स, अगर दान कर रहे हो उस पर भी टैक्स है, ठीक है, मर जाओ उसमें जो सामान आता है उस पर भी टैक्स है। तो जो कहते हैं ना उर्दू में इब्तदा और इंतहा, शुरुआत और आखिर, सरकार बैठी है आपसे आपकी जेब, आपकी बाहें मरोड़ के टैक्स वसूलने के लिए। और इस टैक्स करते क्या है, 80-85 करोड़ लोग मुफ्त राशन दिया जा रहा है जबकि उन्हें ज़रूरत नहीं है, वो कमा खा सकते हैं, है ना। फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, मेरे से टैक्स कॉलर पकड़ के लिया जा रहा है ताकि लोगों को और पंगु बनाया जा सके, ठीक है, ताकि उनको, है ना, अपने बच्चों के लिए बड़े बड़े प्लॉट खरीदना चाहते हैं बेनामी, इसीलिए बेनामी वाला कानून आज तक नहीं आया क्योंकि सबसे बड़े बेनिफिशियरी खुद है, तो क्यों आएगा वो, है ना। अपनी 7 पुश्तों का जुगाड़ करना चाहते हैं। फिर मैंने अंत में मैसेज लिखना चाहिए, अब यह रुकना चाहिए, हमारी मेहनत की कमाई और भविष्य का टैक्स बोझ तले खत्म किया जा रहा है। सवाल ये है ना, आपकी जिन वोटर से मिलते हैं, डू दे केयर? Unfortunately, the tone of our country's democracy is such, people have become like sheep and they don't want to think on that level. I'm not blaming people here. The tone of democracy has been set in such emotion. मैं समझता हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन जो आम आदमी की जो व्यथा है यहाँ पे, मैं ये नहीं कहूँगा कि every person is falling for freebies, नहीं, ऐसा नहीं है। We Indians as such are very conscientious people. हमारी संस्कृति में ये बातें हैं, लेकिन जब वो ये देखते हैं कि आपका जो चुना हुआ प्रतिनिधि is not worthy of ruling you or is not worthy of being a good lawmaker, तो then people become selfish. इसलिए हो जाता है। अपने देश में श्रद्धा की कमी नहीं है, फेथ की कमी नहीं है, लेकिन people become selfish. वो कहते हैं चलो मुझे अब क्या फायदा होगा एज ए वोटर, मुझे इस व्यक्ति से या इस पॉलिटिकल पार्टी से या इस व्यक्ति को मैं वोट दूं तो मुझे क्या फायदा होगा। तभी तो वोट, जो नोट फॉर वोट का कॉन्सेप्ट है, एक हम लोग जाते हैं जे क्लस्टर्स में, हम जाते हैं उनमें सब, वहाँ जब आप व्यथा देखते हैं, राष्ट्रपति भवन के, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के विद इन 3 to 4 किलोमीटर पेरीमीटर यू सी पीपल लिविंग इन अनलिवेबल कंडीशंस, तो देन यू फोर्स टू थिंक जे क्लस्टर्स में भी अच्छा टैलेंट बैठा हुआ है, लेकिन वो हट्स में रह रहे हैं। आप कह सकते हो तो अनऑथराइज्ड है, इन फर्स्ट प्लेस दे शुड नॉट बी एग्जिस्टिंग देयर, ओके, आई मे नॉट हैव एनी आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट इट, बट वो तो बैठे हैं वहाँ पे फिलहाल, तो वो इलीगल है, अनऑथराइज्ड है, बट वो इस देश के नागरिक हैं। आपकी संवेदनशील पॉलिसी कहाँ चली गई कि उनको यहाँ पे आके इस ढंग से रहना पड़े? इट्स अ कॉम्प्लेक्स इश्यू, आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक इट वेरी सिंपल कि नहीं मैं इनकी कोई गलती नहीं है। माइग्रेशन कम होगा तो नेचुरली आप जे क्लस्टर्स कम बनेंगे, बट अल्टीमेटली आपको एक ऐसी क्लास भी तो चाहिए जो आपके छोटे काम भी कर सके, तो वो कहाँ पे जाए? क्या आपने उनके हाउसिंग के प्रोविजंस किए हुए थे पहले? ये जो मशरूमिंग होती है जे क्लस्टर्स की, तो वहाँ पे भी टैलेंट बैठा है, वहाँ का जो यूथ है 20-22 साल का, उसकी भी तो एस्पिरेशंस हैं, उसको एडमिशन नहीं मिलता, आगे एडमिशन मिल जाता जॉब नहीं मिलती, सिटिंग यूथ आफ्टर यूथ इज सिटिंग अनएम्प्लॉयड। आप जे क्लस्टर में जाइए, चाहे आप मिडिल क्लास फैमिलीज में जाके देखिए, यूथ अपने देश का अनएम्प्लॉयड है। तो कमिंग बैक टू ए क्वेश्चन कि जो आपने एक समा बांधा कि क्या अपना वोटर इस लेवल पे सोचता है, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं सोचता, क्योंकि उसने देखा कि एनवायरनमेंट ऐसा है कि ठीक है मेरा जो नेता है वही स्वार्थी है, वही भ्रष्ट है, तो मेरे को थोड़ी देश की पड़ी है। लेकिन अगर उसको एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसको दैट वोट अवर सिटीजन कैन इमुलेट हिम, कैन फील इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम और हर, वो कहेगा नहीं मैं भी साथ में हूँ आपके। अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी ऑफ पॉलिटिशियंस सच दैट दे डोंट इंस्पायर यू। They may be able to articulate their views very well in a very polished language, be it Hindi or be English. They look very smart. They look like us and no less intelligent than many of us. But are they doing the kind of law making that is required of them? No, and that is why you see. So it's a very complex situation where a revolution happens, then people follow. But otherwise, by talking simply, trying to inspire them, they don't feel inspired. Then they feel skeptic. We are talking sane things when we go to the voters, and people tell us on the face that we heard that a few years back.
आई मीन दे कम बैक टू केजरीवाल। इसने तो सबके लिए रुइन कर दिया, इसने सब रुइन कर दिया। इसने तो मुश्किल पूरी जनरेशन बदलनी पड़ेगी तब जाके सुनेंगे लोग आपकी बात, वरना इसने ऐसी मेमोरी क्रिएट करी है सबकी, पैथेटिक मेमोरी, कि सबके लिए रुइन कर दिया। ऐसा कोई भरोसा ही नहीं करना चाहता किसी का। इस जैसा ईवल तो इंडियन डेमोक्रेसी में पैदा ही नहीं नहीं, हुआ। इविल नहीं है ये, क्योंकि इविल के भी प्रिंसिपल्स होते हैं। ये तो बड़ा ही लीचड़ किस्म का, मतलब सॉरी मिस्टर केजरीवाल, बट दैट्स व्हाट आई फील अबाउट यू विद रिस्पेक्ट, ओके। बड़ा ही मतलब लिजा सा, यू नो, somebody who doesn't have any रीढ़ की हड्डी नहीं है, कब इधर पलटा मार जाऊंगा, कब उधर पलटा मार। इट्स लाइक आई वाज लिसनिंग टू वरुण ग्रोवर का एक जोक था बहुत अच्छा, कि कांग्रेस के साथ इसके गठबंधन में ऐसा लगता था कि केजरीवाल इज द गाय जो बेवड़े नहीं होते, जो लड़की को रोज फोन करते हैं, सुबह बोलते हैं आज से सब खत्म, फिर रात को फिर पी लेते हैं, सुनना कोई बात नहीं यार, आज तो फिर से कर लेते हैं, एक बार ना संधि कर लेते हैं, छोड़। वही हाल है इसका कोई वो नहीं, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। अपने बच्चों को कसम खाऊंगा मैं कि इनसे गठबंधन नहीं करूंगा, फिर कर लेना। अरविंद केजरीवाल वो आदमी इतना रैंडम है कि मेरी बिल्ली बोलती कि भैया ये तो अनप्रिडिक्टेबल है। वो आदमी जो सुबह कांग्रेस को बोलता है अच्छा दोस्ती कर लेते हैं, शाम वो मना कर दे, बोलता है तुम लोग तो मक्कार हो यार, तुम लोग तो चोर हो, तुमसे तो कभी बात ही नहीं हम करेंगे, तुम लोग तो एकदम ही उससे बी टीम हो, ये हो। फिर अगले दिन फिर सुबह उठ के बोलता है अच्छा यार दोस्ती करें क्या। फिर कांग्रेस मना कर, फिर बोल देता है कि ये तो हरामी है, ये तो है ही जन्मजात ही हरामी। वो नहीं, वो लड़के नहीं होते जो प्रपोज करते हैं, लड़की मना कर देती तो बाथरूम की दीवार पे नंबर लिखाते हैं। भारत में अभी भी पाई बच्चों को लेके बहुत सीरियस है लोग। आई हैव सीन इट, लाइक दिस गाय डिजर्व्स अ नोबेल प्राइज फॉर दैट, क्योंकि ऐसे देश में जहां पे बच्चों की कसम नहीं खाते लोग, कुछ भी हो जाए, इस बंदे ने कसम खा के तोड़ दिया। ये राइट, केजरीवाल ने पूरी पॉलिटिक्स का जो एक जो सैंक्टिटी थी वो इसने उजाड़ दी। सैंक्टिटी खत्म हो रही थी, ही वाज द हैमर एक्चुअली हु डिस्ट्रॉयड इट कंप्लीटली। जरूरत ही नहीं है सैंक्टिटी की। Yes. सबके सब लूजर बढ़ गए। एक जरा एक वीडियो और चलाना इसमें। ही इज अ लीच ऑफ डेमोक्रेसी। हाँ। ठीक है, पैरासाइट से भी बड़ा लीच। जी जोक है जो और उसके बड़े फायदे मिले हैं उसको। ऐसा नहीं, इतने शानदार घर में रहता है ना, बढ़िया खाना खाता है, शान से पानी। वो एक फोटो देखी होगी आपने जिसमें उसने वो खाने की टेबल सजा रखी है, मतलब अमीरों वाली टेबल है उसकी। हाँ। बट यू आर समबडी हु इज विद हिम फ्रॉम डे वन। आपको तो पहले से पता होगा ये साला ऐसा ही है, एक्टिंग भले कर रहा हो, पर शायद शुरू में आपको नहीं, शुरू में मतलब आपने मन में आपके डाउट्स आ रहे थे कि एक्टर है ये, बट यू जस्ट सेड कि चलो पेटी इश्यूज में क्या जाना, आई एम स्टिल नॉट अ पुलिस वाला, व्हाई टू डू पेटी क्राइम्स। तो जैसे सत्ता में आते द वे ही स्टार्टेड जस्ट शोइंग हिज ट्रू कलर्स, तो उससे समझ आ गया कि जो सस्पिशन था। अगर इसके बाद भी ये जीत जाता है दिल्ली इस बार, तो व्हाट डू यू हैव टू से टू द पीपल ऑफ दिल्ली हाइपोथेटिकली? नो, आई वोंट ब्लेम द पीपल एज सच। लार्जली स्पीकिंग, मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ सारा ब्लेम पॉलिटिक्स उस पे पीपल पे होगा। पहली बात तो ही वोंट बी एबल टू विन दिस टाइम। आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट। यू आर ऑन द ग्राउंड, सो आई बिलीव काफी अरविंद केजरीवाल हैज रिसीव्ड सो मच ऑफ डेफेमेशन नाउ। उनकी मोरालिटी का, उनकी जो कथनी करने में जो विरोधाभास था वो अब लोगों को समझ आ चुका है, अनपढ़ लोगों को भी समझ आ चुका है। एंड मैनी इवन इलिटरेट पीपल आर अब्यूजिंग हिम, मतलब गालियां दे रहे हैं इसको, कोई डाउट नहीं है इसमें। और ये नहीं कि मैं भारतीय लिबरल पार्टी से कैंडिडेट हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। एज ए सिटीजन, न्यूट्रल सिटीजन, मैं आपको बता सकता हूँ कि इसको खूब गालियाँ पड़ती हैं। इसको ये नहीं कि जहाँ फ्री बेस बढ़ रही है तो वहाँ भी इसको प्रेज किया जाता है। ये खुद इसका कोटा जो है गालियों का पूरा भरा हुआ है। ठीक है, ऑल काइंड ऑफ पीपल अब्यूज हिम ऑन ए डे टू डे बेसिस, मतलब कर्स हिम, अब्यूज नहीं, कर्स करते हैं इसको। एंड ट्रूली स्पीकिंग दे कर्स हिम। दे कांट अब्यूज हिम एक्चुअली, ही इज टू पावरफुल फॉर दैट। यस, लेकिन यदि ऐसा हो जाता है कि जो आपने कहा, तो मैं कहूँगा कि वो अपने सिस्टम की जो मेल जो है वो उसमें जो लेकुने हैं उसको वो एक्सप्लोर करके जीत जाएगा। दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। क्योंकि अल्टीमेटली इलेक्टोरल और पॉलिटिक्स की आउटकम डिपेंड्स अपॉन सो मेनी फैक्टर्स। उन दिनों हवा कैसी चलती है, कैसे ये मुद्दे भुनाते हैं, दूसरा अपोजिशन की दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां उस एंटी इनकम्बेंसी को कितना भुना पाती हैं, उनके हाउसेस कितने डिवाइडेड यूनाइटेड हैं, बाकी कौन किसके वोट काट देता है। सो मच डिपेंड्स अपॉन दैट बिकॉज इट्स ए मल्टी पोलर डेमोक्रेसी। जनता छोटे छोटे फायदों के चक्कर में बड़े बड़े नुकसान झेलने को तैयार है। दैट्स राइट। इसका बिगेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि ये रेवड़िया जो है, अच्छा क्रिकेटर्स देखिए कि रेवड़ी को इसने पॉजिटिवली स्पिन देने की कोशिश की कि रेवड़ी पे डिस्कशन। इस अरविंद केजरीवाल ने रेवड़िया बांटी। जब आप घर में जाके समझाते हैं या उनके मुद्दे समझते हैं, उन क्लस्टर्स में थोड़ी बिजली तो फ्री है, थोड़ा पानी तो फ्री है, लेकिन बच्चा वहाँ का यूथ खाली बैठा है, अनएम्प्लॉयड। अच्छा, एक्सप्लॉयटेशन का लेवल देखिए। सफाई कर्मचारी, वेदर इट इज एनडीएमसी और एमसीडी, 25-25 सालों से वो मतलब वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, उनका कोई फ्यूचर नहीं है कि उनकी परमानेंट जॉब। परमानेंट तो मत कीजिए, कम से कम पॉलिसी तो बना दीजिए कि 58 साल तक आपको छेड़ेंगे नहीं हम, और ये स्टैंडर्ड आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, इतना भी कर दें। वो भी नहीं किए। सफाई कर्मचारियों को सफाई वैरियर्स का वो देना था, ओहदा देना था, वो तो दूर की बात है। तो आप देखेंगे यूनिफॉर्मली इसने सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया।
लेकिन वो रेवड़िया पार्टी बसों में फ्री थोड़ा सा हो गया तो लोग सोच नहीं पाते। अब आप एक यूथ को एक नौकरी दे दीजिए, उसको इन रेवड़ियों की आवश्यकता क्या है, उसको 50-70 हज़ार की नौकरी दीजिए, वो आराम से ये 500-800 का बिल भर देगा। 70,000 रुपए पे इनकम टैक्स आएगा उसका, 70,000 पे लगभग 20% के आसपास लगेगा, राइट? 70,000 महीने पे उसको इनकम टैक्स मिलेगा लगभग 10,000 रुपए के आसपास इनकम। अगर 10,000 रुपए हर महीने को बचा ले, 1,20,000 में वो अपना अस्पताल का अच्छे डॉक्टर का फीस भी दे सकता है और अपनी गाड़ी खरीद सकता है वो, ठीक है ना? तो उसको जरूरत नहीं है आपकी फ्रीबीज की, एज लॉन्ग एज यू पेइंग हिम। यू वांट दोज, यू डोंट वांट टू डिस्कस द टैक्सेस ओनली बिकॉज यू थिंक इधर से नहीं लेंगे तो मेरा ऐश कैसे होगा। तो जो यूथ वहां पे अनएम्प्लॉयड बैठा है, होम आफ्टर होम, हाउस आफ्टर हाउस, द यूथ इज सिटिंग अनएम्प्लॉयड इन दिल्ली, या वो एम्प्लॉयबल नहीं है क्योंकि स्किल सेट उसके पास वैसा नहीं है। उसके बाद आपने रेवड़िया बांट के आपने तो बेसिकली जनरेशन को खराब कर दिया। तो ये पैरामीटर जब ये पैराडाइम उनको दिखाते हैं बड़ी पिक्चर, तो दे अंडरस्टैंड हाउ मच डैमेज हैज बीन डन इन दिस। एक और चीज मैंने ऑब्जर्व करी है आजकल कि कभी भी गूगल अगर आप गूगल करते हो ना कि नई दिल्ली में कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो कभी नहीं मिलता आपको। दे डोंट वांट यू टू नो दीज थिंग्स। भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट किस लेवल पे है तो 2000 हमेशा 2-3 साल पहले का आंकड़ा दिखाते हैं, कभी करंट नहीं दिखाते। दूसरा क्या करते हैं ये लोग, मेक श्योर करते हैं कि कभी भी कोई भी इंटेलेक्चुअल उस पर कोई आर्टिकल ना लिख दे कि जो प्रॉब्लम है, और अगर लिखता है तो सच्चे वो नीचे रहता है, ऊपर नहीं आता। जनता को ऐसा फर्क भी नहीं पड़ता। एक मैं आपका वो पढ़ रहा था, उसमें आपने कहा है कि हर घर एक नौकरी, ये कैसे करेंगे आप? इट्स अ वेरी टफ टास्क। हाँ, ये इट अप्लाइज टू प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर। क्या कि अपने इंडिया में, दिल्ली में या दिल्ली एनसीआर में प्राइवेट एंटरप्राइज की तो कमी है नहीं। देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कंपनीज एंड वेरी सक्सेसफुल कंपनीज लाइक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, इंडस्ट्रियस पीपल। मुझे लोग नहीं मिल रहे, आई कैन अश्योर यू। इनको बच्चों को पूछो, रिक्वायरमेंट्स आसमान छू रही पर लोग नहीं मिलते। तो हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से जब एज एमएलए और एज पॉलिटिकल पार्टी इन पावर वी विल सिट अक्रॉस द कॉर्पोरेट वर्ल्ड कि ठीक है भाई, आप हमारे दिल्ली के सिटीजन्स को या वोटर्स को आप प्लीज एब्जॉर्ब कीजिए, उनको भी चाहिए, हमें भी, हम चाहते हैं उनको जॉब मिले, आप चाहते हैं आपको लोग मिले, लेकिन अगर हम उसको फैसिलिटेट करेंगे तो उसके बहुत अच्छे परिणाम निकलेंगे। इसलिए मैंने कहा जॉब्स की कमी नहीं है। अच्छा, हमें लगेगा कैसे करेंगे लोगों को, लाइक दे आर सिटिंग एट होम, दे आर नॉट स्किल्ड। स्किल सेट के लिए गवर्नमेंट हैज एम्पल बजट, वी कैन क्रिएट सच डिपार्टमेंट्स, दे ऑलरेडी डिपार्टमेंट्स, स्किल एनहेंसमेंट डिपार्टमेंट्स, दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। उस पे आप फोकस कीजिए। आप अपने यूथ को 2-3 महीने की ट्रेनिंग दीजिए एंड उसके बाद कंपनी को कहिए देखिए प्लीज आपको भी लोग चाहिए, हम चाहते हैं कि इस सेंसिटिव गवर्नमेंट विल सिट अक्रॉस विद। डू यू थिंक दैट यू विल गो टू द कॉर्पोरेट्स फर्स्ट कि भाई तुम्हें किस तरह की ट्रेनिंग चाहिए, या हाउ वुड यू, बिकॉज ये बहुत ही जेनरिक बातचीत हो रही है क्योंकि मैं एंटरप्रेन्योर हूं, तो मैं समझना चाहता हूं कि आप कैसे रिजॉल्व करोगे। जेनरिक से आके स्पेसिफिक्स पे आते हैं कि हाउ वुड यू रिजॉल्व दिस। राइट, एज यू राइटली स्टार्टेड द पॉइंट, वी विल सिट अक्रॉस विद द इंडस्ट्री, पीपल फ्रॉम इंडस्ट्री, कि आपको किस किस्म की, आपको कॉन्स्टेंटली कौन सी प्रॉब्लम आती है जब व्हेन यू हायर, व्हाट आर द स्किल सेट व्हिच यू अबंडेंटली मिस, यू आर नॉट एबल टू फाइंड, आई मीन दे आर लैगिंग बिहाइंड ऑन दैट। तो उस पर आप काम कर सकते हैं, एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। सॉफ्ट स्किल्स आपकी हो गई, दूसरी जो स्पेसिफिक स्किल्स हो गई। गवर्नमेंट के पास बजट है इन डिपार्टमेंट्स के लिए, लेकिन यदि आप उसको आप अपने महकमे का, अपने गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट महकमा बना देंगे तो नेचुरली यूथ विल कम, दे विल गेट ट्रेंड एंड दे विल बी मच हाईवेबल विदाउट एनी डाउट। एक बात और समझाइए, जब आप जैसे चूंकि नए नए पॉलिटिशियन आप ऊपर उभर रहे हैं, एंड थैंक गॉड यू गोइंग अप एंड आई रियली अप्रिशिएट इट, लेकिन 2013 में मुझे याद है कि जब भारत के करंट प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री बनने की रेस में आगे आ रहे थे, एक एक बात लॉजिकल करता था बंदा। गुजरात मॉडल, जनता को नौकरी देंगे, वी आर हियर टू रन अ गवर्नमेंट विद मिनिमम नंबर ऑफ पीपल, सरकार छोटी होनी चाहिए, और क्या क्या पता नहीं, मतलब कि इससे तेल बना देंगे अगर आप ये करेंगे। एंड आई रिमेंबर हिम सेइंग कि माना अंधेरा घना है पर दिया जलाना कहाँ मना है, एंड ऑल दैट जैज। बट ही इज सो डन इन 10 years, यू डोंट हियर हिम टॉकिंग दीज थिंग्स। ही इज लाइक, एक है तो सेफ है, ये है तो वो हैं, ऐसे हैं तो वैसे हैं, यहाँ है तो वहाँ है। मेन स्ट्रीम मीडिया अंधों की तरह वाह 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 वाह। थैंक गॉड ही डजंट लेट देम सी हाउ ही टेक शिट, अदरवाइज दे विल अप्रिशिएट हिम। वाह 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 मोदी जी, क्या मतलब, वाह वाह, मजा ही आ गया हमें देखने में। आई मीन लुक एट द वे मेन स्ट्रीम मीडिया टॉक्स अबाउट हिम। क्या सुशांत सिन्हा को नरेंद्र मोदी जी की पर्सनालिटी में एक कमी नहीं नजर आती? वापस आते हैं आप ही के मुद्दे पे, जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं चुनाव जीतने से पहले। अब भारतीय लिबरल पार्टी जीत जाएगी चुनाव, उसके बाद भी ये बातें कर पाएंगे आप, या उसके अलावा नए मुद्दे होंगे कि अब तो रूल करना है? नहीं कर सकते, यही तो बदलने आए अपन, यही केजरीवाल भी बदलने आया तो लोग यही पूछेंगे आपसे। he is, as you already said, he is a joke, joke, a leech, इन जोक एज वेल। and joke as well. तो unfortunately
केजरीवाल ने ईमानदारी और ईमानदार लोगों की राह को कठिन बना दिया, बट दैट डज नॉट मीन कि सत्य के रास्ते पे आप चल नहीं सकते, सत्य के मार्ग पे। ट्रुथ अलोन प्रिवेल्स, ठीक है ना। तो वही सच्चाई है। सच्चाई है कि आप अच्छी पॉलिसीज बनाइए, आप उसको सेंसिटिविटी के साथ उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए, एंड यू टॉक अबाउट जॉब्स, एजुकेशन, हेल्थ एंड पॉलिसी पॉलिसी पॉलिसी, दैट्स इट। तो व्हेन यू गो टू पीपल, बिकॉज एक चीज़ मैंने बहुत अच्छे से समझी है इतने सालों में, एक तो कैमरे से आप झूठ नहीं बोल सकते, दूसरा अगर लोग खड़े हैं और आप उनसे बात कर रहे हैं, लोग पकड़ लेते हैं आप ईमानदार हैं कि नहीं है। लोग, आई एम टेलिंग यू, कभी स्कूल में नहीं गया होगा बंदा, लेकिन अगर वो 20-25 साल का हो गया है और आप कुछ बोल रहे हैं तो बड़ी अधिक संभावना है कि वो 40 का है तो डेफिनेटली पकड़ लेगा वो कि आप झूठ बोल रहे हैं, है ना। तो आपको क्या लगता है व्हेन यू गो एंड टेल देम दैट दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू, उनको यकीन हो जाता है आपके ऊपर कि हाँ सही बोल रही है? देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। न्यू दिल्ली असेंबली इज ए वेरी अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। यहाँ पे प्रेसिडेंशियल स्टेट से लेके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लेके कनॉट प्लेस, इंडिया सब गेट, मतलब सब भाई के पास है। सब अगर जीत गया तो सब भाई के पास है। प्रधानमंत्री से बोलना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन रहते हैं वो। नहीं, हम तो ये निवेदन करें राष्ट्रपति मुर्मू जी को कि आप प्लीज अपना वोट ट्रांसफर करवाइए उड़ीसा से और मुनीश शहजादा को वोट दीजिए दिस। Yes. एंड हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी अपील की है कि प्लीज आप अपना गुजरात से वोट ट्रांसफर करवा लीजिए, फॉर्म नंबर 8 फिल करके। एंड अभी भी टाइम है, 2-3 दिन का। इलेक्शन कमीशन अभी टाइम दे रहा है, प्लीज वोट ट्रांसफर कीजिए ताकि हमें आपका वोट मिल सके, वर्दी वोट। देखिए, बात यह है कि मुझे ये लगता है, एंड आई एम टेलिंग इट व्हाट आई हैव बीन फीलिंग, लोग ये तो कहते हैं कि ये बातें की गई थी, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि देखिए मैं तो इन पॉलिटिकल पार्टी, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज का हिस्सा भी नहीं हूँ, और मुझे तो भ्रष्टाचार से लड़ना है, मैं तो भ्रष्टाचार को ही मुद्दा बनाना चाहता हूँ, और मैं तो अपना 22 साल का यूएस का कैरियर छोड़ के आया हूँ, मुझे तो कोई आवश्यकता नहीं थी। ये मेरे लिए कोई बोलता है, जो हम वॉलंटियर्स जाते हैं, अन्ना आंदोलन के वॉलंटियर्स हमारे साथ चलने लग गए, जो वही बातें बोलते हैं, तो इसका कोई तर्क दे नहीं पाता। वो कहते हैं हाँ, और काफ़ी लोग मुझे, हमें क्या मिलता है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब पढ़े लिखे लोग तो चाहिए, हमें खुशी है कि आप जैसा व्यक्ति। वो मुझे कल वोट देना या दे या ना दे, ये मुझे नहीं पता अभी, बट ये बात तय है कि पीपल आर रिसीविंग अस विद ग्रेट फीलिंग्स, एंड बहुत अच्छे ढंग से हमें रिसीव कर रहे हैं। मुझे पता है कि नोट फॉर वोट भी चलता है, लोगों को खरीदा भी जाता है। आई एम वेरी प्रैग्मेटिक पर्सन हु अंडरस्टैंड्स ऑल द कंटूर्स ऑफ द पॉलिटिक्स। आई एम नॉट अंडर इल्यूजन, बट एट द सेम टाइम द वार्मथ, द लव आई एम रिसीविंग फ्रॉम पीपल, लोग बैठाते हैं, क्योंकि हमने तो ये अपना ध्येय बनाया हुआ कि हम तो ग्राउंड कैंपेनिंग ही करेंगे, 1-to-1, छोटे छोटे ग्रुप्स में बातचीत करेंगे, क्योंकि 100 लोगों के सामने अपनी बात कैसे रखेंगे? आप 5, 10, 15, 20 लोगों के सामने आप बात रखेंगे तो वो भी अपनी बात कह सकते हैं, मैं भी अपनी बात कह सकता हूँ, या हम एज ए ग्रुप अपनी बात कहें, वो भी अपनी बात कहें। कभी ऐसा हुआ कि आप कोई छोटी मीटिंग कर रहे हो, उसमें सामने वाले लोग जो हैं वो थोड़े अग्रेसिव हो गए, या they tell you that oh you all politicians are liar, don't talk to us, something like that? पॉलिटिशियंस आर लायर्स, पॉलिटिशियंस, ये पहले भी बात बोली थी केजरीवाल ने, दिस इज रिकरिंग थीम विदाउट एनी डाउट, सब बोलते हैं, लेकिन दे डोंट शो पर्सनल हॉस्टिलिटी फॉर दिस इज देयर जनरल रिफ्रेन दैट शोज दैट दे डोंट बिलीव द सिस्टम, बट दैट डज नॉट becomes a castigation on me as a person. They receive us, they listen to us, फिर हमारी बात सुनते भी हैं, लेकिन क्योंकि उसे प्रोमिसेस लिखे हैं, क्योंकि एज ए कैंडिडेट मैं तो प्रॉमिस ही करूंगा ना कि मैं क्या करूंगा, तो नेचुरली उनका एक जनरल रिफ्रेन आ जाता है कि ऐसे लोग। बट फिर वो काफ़ी लोग ये कहते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं, डेफिनेटली पढ़े लिखे लोग चाहिए, आप आए डॉक्टर साहब, हमें तो अच्छा लगा, और आप यूएसए से छोड़ के आए हैं, तो दैट मीन्स आपकी डिटर्मिनेशन है। तो कुल मिला के लोगों की बड़ी मोहब्बत, प्रेम, गुड फीलिंग्स एंड जेस्टफुलनेस, इंथुजियाज्म दिखता है। एक काम करना, गूगल खोलना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए डिस्कस करते हैं। यू हैव टाइम राइट? या ठीक है, कर दो। लेट्स डिस्कस। बस लिखना, आपको हाँ? क्लिप्स बनाने में टाइम लगेगा। हाँ कोई बात नहीं, कर लेंगे। एक काम करो जरा, लिखो डोनाल्ड ट्रंप, हाँ डोनाल्ड ट्रंप, हिज मिनिस्ट्री इन 2024। अब देखिए, जितने भी मिनिस्टर्स आपको मिलेंगे उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? उन्होंने पॉलिटिक्स में बहुत साल तक बिताए हैं। डू यू थिंक दे विल चेंज एनीथिंग? उन्होंने क्या उपलब्धि किया? पॉलिटिक्स करी हमने 20 साल तक, 30 साल तक। हाइपोथेटिकली राजनाथ सिंह, अमित शाह जी और शिवराज चौहान, इन्होंने क्या करा है अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स? व्हाट आर देयर अदर, लाइक फॉर एग्जांपल यू वर अ डॉक्टर, you have something which you are proud of. I have proved myself. I was a doctor in US. If I go back, I have a job right now. Okay? है ना? हमारे अभी करंट जितने भी पॉलिटिशियंस हैं जो लोग देश पे राज कर रहे हैं, उनसे मैं उम्मीद ही नहीं करूंगा कि वो चेंज करें। वो तो उसी सिस्टम में 20-30 साल से अय्याशी काट के ऊपर आए हैं। उनसे मैं क्यों उम्मीद करूं वो चेंज करेंगे? राइट। None of them, not even one guy you will find in this ministry जो आउटसाइडर हो। Not even one guy. All of them have been politicians from last 20 years, 30 years. राज कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं सबके सब। क्या उम्मीद करते हो आप? आउटसाइडर जरूरत ही नहीं। दे विल मेक श्योर, अगर कल को पता चल जाए आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी वालों को कि मुनीश रायजादा विल विन दिल्ली,
और हमारे इंटरफेयर से केजरीवाल जीत जाएगा, दे विल मेक श्योर केजरीवाल जीत जाए एंड यू लूज. Why they want you to lose? Because you will ask tough questions. They don't want tough questions. लोगों को दिखता है अखिलेश यादव, लोगों को दिखता है राहुल गांधी, लोग असदुद्दीन ओवैसी दिखता है. नहीं, ये सब दोस्त हैं आपस में भाई. ये सब तुम्हें लूटने के लिए आ रखे हैं बस, और कुछ काम नहीं उनका. इसलिए मैं कहता हूं कि रिफॉर्म्स रिफॉर्म्स रिफॉर्म्स. How? They will not let us come go up. नहीं, इसमें ये देखिए, जैसे यूएस पॉलिटिक्स में है, वहां पे टर्म लिमिट्स उन्होंने बना दी. एक प्रेसिडेंट को पता है कि ये तेरी लास्ट टर्म है. लाइक ट्रम्प, नाउ ही कैन नॉट आफ्टर दिस 4 years of period, he cannot even contest presidential elections again. He'll fight for legacy now. That's right. अच्छा, सेकंड उनका इनहेरेंट जो सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, उसमें इट्स लाइक इट्स लाइक ए किंगडम, इट्स लाइक ए किंग. The king has the authority and the liberty and the privilege to choose any damn person and then replace him any time. That doesn't even become a issue of discussion. आपकी फुल आपके लिबर्टी है कि आप किसको बनाना चाहते हैं, तो आप उनके पास वहां पे चूज एंड पिक करने चेक बैलेंस है ना वहां पे. चेक बैलेंस जो सेनेट्स को जाके कन्विंस कर रहे हैं, सबके सब बेचारे दो रुक जाके उनको बोल रहे हैं प्लीज मुझे करो, मुझे वो करना. सेकंड, यूएस में आप अगेन एंड अगेन देखेंगे कि एक सेनेटर या एक अंडर सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं कि प्लीज इस टर्म के बाद मैं नहीं आगे करना चाहता, बिकॉज दे नो दैट इट बर्न्स देम डाउन. उनको पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. यहाँ पे दे कीप क्लिंगिंग टू द पावर. Obama is only 63 years of age. He looks like 90. Look at his face. Yeah, he was 46 when he was sworn in. He was so young. He was so dynamic. Right. 8 सालों ने उसको चूस लिया बेचारे, खत्म हो गया वो. काम उनके देखिए आप. तो इसलिए इट बर्न डाउन इफेक्ट है वहाँ पे. इसलिए लोग पहले से मतलब क्लियर कर देते हैं. लाइक हिलरी क्लिंटन डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द सेकंड टर्म. सिमिलरली अभी भी आपको पिछले लाइक डिफेंस सेक्रेटरी आई थिंक जो बाइडन का थे, तो उन्होंने कहा कि नो आई डोंट वांट टू कंटिन्यू. So the defense secretary will come 2 or 3 years, 4 years maybe, and then they refuse politely कि I'm sorry, I can't continue. The job is so demanding and they want to honestly do it. They want to perform their duties. यहाँ पे आप देखिए, तो ये कल्चर अपने का यहाँ पे कोई छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि उसमें माल बहुत है. And I'm not blaming anybody क्योंकि सबका शायद यही हाल है. वहाँ पे पैसा बना नहीं सकते आप, करप्शन से आप पैसा बना सकते हैं वहाँ भी, ऐसा नहीं है, बट वही वाली बात है कि जो आप बनाएंगे या तो बहुत हाई फाई होगा जो किसी को नहीं पता चलेगा. एग्जैक्टली. करप्शन एज सच इंडिविजुअल लेवल पे करप्शन वहाँ पे कोई मिनिस्टर या कोई कर दे तो इट इज़ वेरी अनलाइक. नो, द चेक एंड बैलेंसेस आर सच यू कांट. आप ये देखिए ना कि वहाँ पे एक गवर्नर थे इलिनॉय के, उन्होंने टिकट बेचनी चाहिए, जब सीट बेचनी चाहिए, ओबामा की सीट खाली हुई, तो उसके चक्कर में वो जेल चले गए थे. सिर्फ सीट बेचने की कोशिश की थी उन्होंने, क्योंकि जब व्हेन द ओबामा बिकेम प्रेसिडेंट, सो इट वेंट वेकेंट. ही वाज अ सेनेटर दैट पॉइंट. तो वो सीट उन्होंने सोचा कि चलो किसी को दे दें. तो हमारे यहाँ तो 3-4 करोड़ लेके टिकट ही मिलता है, मतलब वो बिक के ही मिलता है टिकट. तो वो सीट के लिए देन एफबीआई ने अपनी तारे बिछा दी वायर्स, एंड एक बार इंश्योर कर दिया कि दैट दे हैव सॉलिड एविडेंस दैट ही वाज ट्राइंग टू सेल द सीट. उन्होंने सिटिंग गवर्नर को, मैं उस वक्त स्प्रिंगफील्ड में था, कैपिटल ऑफ इलिनॉय, सिटिंग गवर्नर को उन्होंने तब गवर्नर हाउस से अरेस्ट किया था. दैट काइंड ऑफ थिंग. आपने कहा है कि आप शराब की जो दुकानें हैं उन पे लगाम लगाना चाहते हैं. क्षमा कीजिएगा, मैं ढूंढता हूँ एग्जैक्टली क्या बोला है आपने. आप जी, जो पिछले 4-5 सालों में अनऑथराइज्ड इन्होंने जो वो दिया, सैंक्शंस किया कि ठीक है आप खोलो धड़ाधड़, क्योंकि दिल्ली में लीकर हैज बिकम ए मीनेस नाउ. आप कह रहे हैं, 1 मिनट में पढ़ देता हूँ. डॉक्टर मुनीश रायजादा का वादा, अनाधिकृत शराब के ठेकों को बंद किया जाएगा. अनाधिकृत मतलब क्या हुआ? वो इलीगल है. वो इलीगल इन द सेंस कि इन्होंने जो रेवेन्यू पॉलिसी अपनाई, जिसके चक्कर में ये लोग जेल में चले गए अल्टीमेटली. एक बोतल फ्री थी, शराब घोटाला. तो इन्होंने क्या किया कि इस ढंग से पॉलिसी बनाई जस्ट टू जनरेट सम करप्ट मनी. तो इन्होंने खूब यहाँ पे शराब के ठेके खोल दिए दिल्ली में, अधिक से ज़्यादा. मतलब आपको जगह जगह लिमिट है उससे लिमिट क्रॉस कर दी. एंड काफ़ी ऐसी जगह पे जहाँ पे ठेके नहीं होने चाहिए, स्कूलों के आस पड़ोस में भी, झुग्गी झोपड़ी के बाहर भी, तो उन्होंने किया है. तो हमने सिर्फ ये वादा किया कि इन सबको हटाया जाएगा. आई एम नॉट सेइंग दैट लीकर विल बी प्रोहिबिटेड, बट आई एम सिंपली सेइंग कि ये जो इसमें जुडिशियस पॉलिसी बननी चाहिए थी, उसी फ्रेमवर्क के तहत इसको लेके आएंगे. एक बात और बताइए कि शराबबंदी लोग करते हैं नहीं करते हैं, वाई टू? मैं बार बार ये बात कहता हूँ, जब देश में डेमोक्रेसी है तो लोगों को अधिकार मिलना चाहिए, वो डिसाइड करेंगे उन्हें वो चाहिए कि वो नहीं चाहिए. जैसे बहुत सारे स्टेट हैं सो कॉल्ड शराब बैन वाले स्टेट, वहाँ भी शराबें बिक रही हैं. राइट. वाई टू इवन, जैसे मेरे जेब से मैं 100 रुपए का व्हाटएवर, मुझे पता नहीं कितने क्या आता है, 100 रुपए में मान लो थोड़ी इतनी सी बोतल खरीद पाता हूँ मैं, है ना. तो इतनी सी बोतल में खरीद रहा हूँ 100 रुपए की. अब आप बोल रहे हो कि बैन हो गई, अब मेरे को 300 में वही बोतल लेनी पड़ रही है.
तो मेरे परिवार को अगर मैं 200 खर्चा करता था गरीब आदमी के रूप में, अब मैं क्या, मैं 200 उधर भी नहीं दूंगा, मैं 300 में लूंगा बॉलीवुड। Prohibitions typically don't work, as you rightly said. एंड जहाँ पे प्रोहिबिशन इम्प्लीमेंट किया भी जाए फोर्सफुली, लाइक हरियाणा डिड इट, बंसीलाल जी, बिहार में किया गया, तो वहाँ पे क्या होता है, दिस गिव्स राइज टू करप्शन, illicit practices, and some politicians and some bureaucrats will make money out of that. This is the stark reality. इसलिए prohibitions नहीं होने चाहिए in first place. तो मुझे एक बात बताइए कि प्रोहिबिशन करते किसके लिए हैं ये लोग, जब भी करते हैं तो who they are, क्योंकि पॉलिटिशियन बिना वोट बैंक के कुछ नहीं करता, कोई ना कोई वोट बैंक देखता है वो। शराब के मामले में बड़ा सिंपल है, दे प्ले इट आउट टू द वुमेन, क्योंकि शराब से घर बर्बाद होते हैं. द पर्सन हु सफर्स द मोस्ट इज टिपिकली वुमेन एंड देन किड्स, जिस घर में अल्कोहलिक व्यक्ति होता है, ठीक है. तो उसमें क्या है कि जब ये प्रॉब्लम एक स्टेज से ज़्यादा बढ़ जाती है तो देन दे रोल आउट दिस डॉल्स कि ठीक है, मैं सत्ता में आया या मेरी गवर्नमेंट सत्ता में आई तो हम शराबबंदी कर देंगे. इट एकोज विद द सेंटिमेंट्स ऑफ सर्टेन सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, फॉर एग्जांपल वुमेन. क्योंकि प्रॉब्लम जब ज़्यादा बढ़ जाती है देन दे प्ले इट आउट. आज की तारीख में नहीं बोलेंगे, लेकिन कई जगह समस्याएं बढ़ जाती है, तो देन दे प्ले इट आउट टू देम एंड द वुमेन से यस दैट्स अ गुड आइडिया because everyone is not a huge policy maker, and then they reap upon that. But do you believe in talking, like you're going to the people, talking to them, trying to tell them that these are my ideas, these are my policies, and maybe, and absolutely maybe, केजरीवाल जी फेसबुक से डेटा खरीद रहे होंगे, राइट, है ना, कि किसके क्या विचार हैं, किस कॉन्शियस मुझे क्या बोलना है, हाइपोथेटिकली हमने देखा है लोग, he must be. हाँ, बहुत सारे लोग करते हैं. ये ब्रिटेन में क्या नाम था वो, कैम्ब्रिज एनालिटिका, that's what they did. They sold the data to people, politicians saying ये कर लो, काम आएगा. It's a well established business. Absolute. तो मैं वही जानना चाहता हूँ कि आप तो केवल जनता से मिल रहे, आप भी ऐसा कुछ कर रहे हैं? नहीं, हमारे पास वो मीन्स ही नहीं है कि हम डेटा कहीं से खरीदे, क्योंकि करोड़ों का बिजनेस है. एंड सेकेंडली, आपको ध्यान होगा जब हिलरी, आप रेवोल्यूशन के भरोसे हैं समय. एग्जैक्टली, जनता के भरोसे हूँ मैं. एग्जैक्टली. जब ट्रम्प और हिलरी क्लिंटन का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था, दैट वाज 2016 आई बिलीव. तो 2016 में ये फेसबुक पे और नेशनल पब्लिक रेडियो NPR, विच इज़ वेरी पॉपुलर रेडियो इन द US, उस पर पूरा एक स्टोरी आई थी, मैंने पूरा 1 घंटे सुनी थी उसको वाइल ड्राइविंग. उसमें क्या था कि फेसबुक किसी एस्टेब्लिश्ड न्यूज़ पोर्टल के कुछ पत्रकारों ने एक्सपोज किया था कि फेसबुक ने कैसे अपना डेटा बेचता है. तो उस इलेक्शन, पर्टिकुलर इलेक्शन में उन्होंने हिलरी क्लिंटन को भी अप्रोच किया, सो मच सो कि उन्होंने कहा हम आपके जो कैंपेन का जो वार रूम है, या जो भी आपका जो जहाँ से आपका पूरा कैंपेन चल रहा है, वहाँ पे हम आके बैठ जाएंगे एंड वी विल हेल्प यू इन ईच एंड एवरी सिंगल वे. मतलब हम आपके दरवाजे पे आके बैठ जाएंगे, दर पे, ताकि आपको जो चाहिए इमीडिएटली सीधा मिल जाएगा. आपको सर्विसेज, डेटा चाहिए, क्या इसमें क्या चाहिए, वो क्या चाहिए, कोई नेक्स्ट क्वेरी आती है, अच्छा ये व्यक्ति क्या सोचता है, इस पॉपुलेशन का सेगमेंट का क्या करेक्टरिस्टिक्स है. ट्रंप मान गए, ट्रंप के यहाँ पे तो फेसबुक जाके ही बैठ गया था. एंड हिलरी क्लिंटन हम आओ, नहीं मुझे आप, यू डोंट हैव टू सेट अप द रूम इन माय प्लेस, आई विल टेक योर हेल्प, वो तो लिया ही होगा. तो इस लेवल तक जो इनका सोशल मीडिया का जो डेटा का बिजनेस है, इस लेवल तक फैल चुका है. आप इस वक्त ट्विटर को देखिए, फेसबुक को देखिए, इंस्टाग्राम, जो कॉमन कॉन्वर्सेशन है वो तो है ही नहीं. इनके एल्गोरिदम ऐसे बन चुके हैं कि लाइक ट्विटर, एलन मस्क हैज लिटरली किल्ड ट्विटर. उसकी ब्यूटी खत्म हो चुकी है. आप पैसा डालेंगे तभी आपकी ट्वीट दिखेगी लोगों को, नहीं तो आपके पहचान वाले लोगों को भी नहीं देखेगी. तो मैं केजरीवाल वाले पॉइंट पे आता हूँ जी. केजरीवाल के पॉइंट पे, केजरीवाल ने जिस प्रकार से पैसा इन्फ्यूज किया है मीडिया में एंड सोशल मीडिया में, दैट इज रिमार्केबल, बिकॉज ही हैज इलिसिट मनी, ही हैज गॉट इल गॉटन मनी. पैसा ही पैसा आया कहाँ से उसके पास पैसा इतना? राज्यसभा की सीटें बेच के और इलेक्शन लड़ के. आई नो राज्यसभा की सीटें जहाँ पे कुमार विश्वास से बिगड़ गई थी इसी मुद्दे पे कि वो सुशील गुप्ता को भेजा उसने. हाँ, ही सोल्ड इट टू सम स्कूल वाला गाय, जिसके स्कूल से बहुत वो तो LPU है. पहला जो इनका एंट्रेंट था, पहला व्यक्ति जो राज्यसभा में गया, वो था सुशील गुप्ता. अच्छा, लेट्स से मैं राज्यसभा जाना चाहता हूँ, 50 करोड़ रुपए दे दी मैंने किसी बात, मेरा क्या फायदा राज्यसभा? व्हाट विल आई गेट आउट ऑफ इट? राज्यसभा पर्क्स मिलते हैं आपको, ऐसा नहीं है, क्योंकि राज्यसभा का भी MP, वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही लिखता है, भले ब्रैकेट में RS लिखे वो राज्यसभा इंस्टेड ऑफ LS लोकसभा. दूसरा क्या होता है कि आपके सब प्रिविलेजेस आ जाते हैं. आई वुड लाइक टू शो यू एंड करेक्ट यू लिटिल, बिकॉज ये देखिए मेरे पास 224 फॉलोअर हैं और 50 मेरे लोगों को मैं फॉलो करता हूँ. आई ऑलवेज रीट्वीट व्हाट यू मेंशन, व्हाटएवर आई एग्री विद, आई मेक श्योर आई रीट्वीट. ये 224 फॉलोअर्स, पहले मेरे 40 फॉलोअर्स थे 10 दिन पहले. 10 दिन से मैंने इस पे इंटरेस्ट लेना शुरू करा और एक्स का एल्गोरिथम सपोर्ट कर रहा है मेरा. तो मुझे नहीं लगता कि इलॉन मस्क ने किल करा, रादर मैं उनमें से हूं जो जिसको लगता है कि इलॉन मस्क ने इस पोर्टल को फ्री करा है फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द पीपल हु वांटेड यू टू वेयर अ कच्चा ऑफ देयर ओन थॉट प्रोसेस. दैट आई अंडरस्टैंड, वो किया होगा, लेकिन एल्गोरिथम आप देखेंगे लॉन्ग टर्म आप I स्टडी don't know, एक algorithm, मैं बता देता हूँ कहाँ गलत कहाँ पे हुआ.
इलॉन मस्क सबसे ज्यादा फॉलोड आदमी है पूरी दुनिया के, है ना, वो एल्गोरिथम की वजह से है। इट्स लाइक भाई मेरा है ये, मैं नहीं होऊंगा तो कौन होगा, आई ओन दिस प्लेस, राइट, आई ओन, दिस इज माई ओन थिंग, व्हाई वुड आई नॉट बी देयर। तो बिजनेसमैन करे समझ में आता है, क्योंकि उसका अपना पैसा है, उसने $44 बिलियन खर्च करे हैं। केजरीवाल जनता के पैसे से फोटो लगा रहे हैं पूरे शहर में अपने अपने बार बार। एंड कल यस्टरडे इन्होंने समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के साथ दिल्ली में महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की अदालत आयोजित किया। सोचिए, और महिलाओं के बारे में अखिलेश के पिताजी कहते थे, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, कि अगर वो कर देता है कोई लड़का किसी महिला का, तो लड़के हैं, गलती हो जाती है कभी कभी। दैट्स राइट। एंड देन व्हाई डिड ही चूज हिम? वाज ही नॉट अवेयर, और ही इज लाइक अब ब्लेटेंट हो रखे हैं, सब जिसको जो करना है कर ले, हम जो मर्जी वो करेंगे। इसको अपन कहेंगे कि पॉलिटिकल प्रोप्राइटी तो है नहीं, पॉलिटिकल मोरालिटी तो है नहीं, तो दे नो कि दे कैन जस्ट प्ले इट आउट इन एनी वे व्हाटएवर दे वांट। आप ये देखिए कि स्वाति मालीवाल को पिटवाया, एक्स सीएम है इस वक्त, वो उस वक्त वो सीएम थे, उन्होंने उनको पिटवाया अपने ही रेजिडेंस पे, यानी कि चीफ मिनिस्टर के रेजिडेंस यार पे। चीफ मिनिस्टर पिटते बहुत है लोग, ये क्या चक्कर? थैंक गॉड आप नहीं गए उनके नए वाले रेजिडेंस, वरना पिटे बड़े लोग हैं वहां पे। आप नहीं गए, कुमार विश्वास नहीं गए, आप लोगों को तो गायब करवा देता हो कि ये बहुत बोलते हैं साले। कैबिनेट सेक्रेटरी तक को पिटवाया, चीफ सेक्रेटरी को पिटवाया उन्होंने, जो सरकार, जो आशु- केंद्र का जो हाँ। था, केंद्र का था अशोक ना, प्रकाश को, नहीं दिल्ली बट ही वाज हैविंग आईएएस ऑफिसर, राइट? ऑफ कोर्स, यस। तो आप ये देखिए कि इनके जो वायलेंस की जो स्ट्रीक्स हैं वो बड़ी लंबी है, और इन्होंने क्या नहीं किया। विभव कुमार की हिस्ट्री आप देखिए तो आप खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब केजरीवाल ने व्यवस्था परिवर्तन की बातें की, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, वो बातें की, लेकिन इन एक्चुअलिटी क्या किया सत्ता में आने के बाद, कि जितेंद्र तोमर की डिग्री को लेके, जो फेक डिग्री थी, उस पर डिफेंड करना शुरू कर दिया। ही बिकेम द लोकपाल, कि हम मैं ही डिसाइड कर, ओम्बड्समैन, कि नहीं मैं जानता हूँ इनकी डिग्री फेक नहीं है। उनकी वाइफ का फिर से वो उन्होंने टिकट दिया, इस बार अभी फिर दिया। अच्छा जी, क्या बात। पिछले बार टिकट क्योंकि उनका शायद तोमर नाम से उसका हाँ, लगा तो होगा कि प्रीति- यहाँ पे तोमर ज्यादा होंगे, उनके वोट मिलेंगे, दे ऑल ऑफ देम दे थिंक लाइक दैट। कास्ट इक्वेशन का तो हमेशा ही होता है इनका दिमाग में। तो प्रीति तोमर इज सिटिंग एमएलए, हमको फिर टिकट दिया गया, ठीक है, त्रिनगर से। अब ये देखिए आपकी जो इनकी वायलेंस की हिस्ट्री है, आप जैसे ही सत्ता में आए तो कापासेड़ा में जो मीटिंग की इन्होंने, सत्ता देखिए, व्यवस्था परिवर्तन, ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, हम चप्पल में घूमेंगे, हम ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, बच्चों का सब ये वो, टोपी पहन ली, हम तो जी कुछ है नहीं, ये वो है। उसके मुझे बाद चाहिए स्वराज। मुझे चाहिए स्वराज, मैं भी अन्ना तू भी अन्ना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, मेरी मांग ही नहीं मेरी जिद है। सत्ता में आते सबसे पहला काम क्या किया, कापासेड़ा में बाउंसर्स बुलाए गए, जिसमें चेकआउट किया गया था कुछ पॉलिटिशियंस को, लाइक योगेंद्र यादव एंड प्रशांत भूषण को, उसमें उनके सब तो बाउंसर्स सही हो। लेकिन उनको वहां बाउंसर्स बुलाया गया। They still the bootleggers, unfortunately. एक होता है कि आपको बेइज्जत किया जा रहा है बार बार, नहीं प्लीज मान जाए, ऐसा नहीं होता है। If he calls them, you call them, and he calls them, who do you think they will go to? बाउंसर बुला के भगाया गया ना इनको, दोनों की बात कर लेते हैं, यादव जी की और भूषण जी की। आपको लगता है आप उन दोनों को बुलाते हो कि मेरे रेजिडेंट पे आओ, एक डिस्कशन करना है, या वो बुलाता है? किसके यहाँ जाएंगे वो लोग? You have the answer. That's right. हाँ, Yeah. go ahead, हाँ, sorry. तो पॉइंट ये है, द पॉइंट ये है कि बाउंसर्स बुलाने की नौबत आपने मतलब डिसाइड, और वो भी इतने कमजोर लोग, they are not fighters, you know, you can ask them कि चले जाओ, चले Right. जाएंगे। हाँ। और उसके बाद फेक डिग्री का मामला, फिर चंदा की लिस्ट दिखानी बंद कर दी, आंतरिक लोकपाल को किल कर दिया इन्होंने, आंतरिक लोकपाल ये तो बहुत पहले ही कर दिया था इसने, शायद पहले साल में, 2015 में आती हटा दी, हाँ 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 2015 में। हाँ, मैं तभी की बात बता, मतलब सिस्टमेटिकली दे स्टार्टेड फिडलिंग विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आम आदमी पार्टी। एक नई पॉलिटिकल पार्टी के जो स्तंभ थे, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, उनको इन्होंने तोड़ना मरोड़ना शुरू कर दिया। एंड दैट इज व्हाई इन 10 years यू नो दे हैव डग देयर ग्रेव नाउ। प्लस ये जो वाजपेयी के साथ किया था उन्होंने, यू नो टीवी एंकर आज तक में थे उस वक्त, इन्होंने हाँ, वो पुण्य प्रसून वाजपेयी हाँ, लगाना पुण्य बहुत प्रसून इंटरेस्टिंग है वो। वो वाला थोड़ा थ्योरेटिकल है, कॉर्पोरेट वाले जो बोल रहे थे ना, अच्छा काफ़ी थ्योरेटिकल है, उसमें मैं नहीं जा रहा। अच्छा, तो वो एक तो उसमें ये जितना मिडिल क्लास है वो एंटी हो जाएगा कि हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं, कंपनियों के खिलाफ, वो मैं इसलिए मैं नहीं आ रहा। ओके, उस डिबेट में मैं पढ़ नहीं रखा जानबूझ, बाकी कुछ। और ये जो हाशिए पर जो 80% समाज है, इसमें बोलेंगे, इसमें अब आ जाइए ना, उसको वो व्यक्त तो हुई है ना सर में, देश भर में। बिल्कुल। और ये बोला भूल गया मैं, हाँ, ये बोलूँगा उसमें वो सब अगर हम उनके लिए कर रहे मैं हैं, ये नहीं कहना चाहता कि ये सारे प्राइवेट वाले कर रहे हैं और कोई भी सरकार आ जाए प्राइवेट से कमीशन लेते हैं, तो हम पूरे प्राइवेट सेक्टर को नकार देंगे। बहुत क्रांतिकारी, बहुत ही क्रांतिकारी हो गया। अब दिस गाय जो बोल रहा है बहुत ही क्रांतिकारी, अगर इसने अपना यूट्यूब चैनल शुरू करा है, अब इसके चैनल पर अगर गलती से चले गया, अब ही विल टेल यू हाउ ऑनेस्ट ही वाज, व्हाई ही गॉट फायर्ड, कितना ईमानदार था ये, कितना महान था ये। और हर जितने शो बनाता है उसमें ये दिखाता है कैसे मोदी हारने वाला है इस बार, है ना, पर वो कभी हारता नहीं ना, वो इसकी कोई बात प्रूव नहीं होती, योगी कैसे हारने वाला है, कभी वो हारता नहीं। मेरी समझ में नहीं आता भाई, तू जो तेरे व्यूअर्स हैं उनको क्यों बेवकूफ़ बनाता है?
मीडिया का या मीडिया मैन का एक थीम या उसका जो रिलीजन होना चाहिए वो ये है कि आप लोगों के थॉट्स को बताइए एंड जो कहानी है वो बताइए एंड लेट पीपल मेक देयर ओपिनियन, प्रस्तुत कीजिए आप सूचना को, इन्फॉर्मेशन को, लेट देम मेक। अनफॉर्चुनेटली जैसे यूएस में आप देखते हैं CNN वर्सेस फॉक्स टीवी, तो वो क्या है कि दे आर डिवाइडेड बिकॉज दे नो दे आर प्लेइंग आउट टू द गैलरी ऑफ देयर लिसनर्स कि हाँ हमें तो ये सुनना चाहते हैं। दैट इज व्हाई एंकर्स बिकम द द प्रीचर्स देयर, एंकर्स आर प्रीचर्स। टकर कार्लसन। हाँ, तो वही बताते हैं कि आप वो बताएंगे कि हमने क्या सोचना समझना है। बट उसके बाद भी जो रोगन की जगह है, उसके बाद भी ऐसे लोगों की जगह है जो ईमानदारी से अपनी बात कहते हैं, उन पे मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं उनके चैनल पे। तो यहाँ पे जिस किस्म का आज मीडिया का जो करेक्टिव है आप देखते हैं, उनका जो स्वरूप है, चरित्र है, उसमें इसी किस्म के लोग मशरूम की तरह पैदा हो चुके हैं। दे आर प्रोस्परिंग एंड उन्होंने अपना धर्म बनाया हुआ है कि क्योंकि अब आप ये देखिए ना, मैं एक एग्जांपल नहीं दूंगा, मैं आपको मैं नाम नहीं लूंगा, बट एक व्यक्ति हैं जो कभी आम आदमी पार्टी का हिस्सा होते थे, जानता हूँ मैं। राइट, और 2 ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो आम आदमी पार्टी से निकाले गए। उनकी हेट एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए इतनी मजबूत है, इतनी ज्यादा है कि वो तब भी उसको अनविटिंगली दे आर सपोर्टिंग दिस गाय केजरीवाल। अनफॉर्चुनेटली हमने ये कहा कि हम सिद्धांतों की हमारी लड़ाई। आपने 3 सिद्धांत बताए जब आपने आम आदमी पार्टी बनाई। हम लोग तो अन्ना आंदोलन के माध्यम से आए थे आपके पास। हम लोग तो जन लोकपाल बिल, कोट अनकोट जन लोकपाल बिल के लिए आए थे, यानी कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने आए थे, या इंडिया अगेंस्ट करप्शन, द नेम इज वेरी मीनिंगफुल। हम तो IAC के तहत मोबिलाइज होकर देश विदेश से लोग आए थे। चलो पार्टी बना ली आपने, 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बोल दिए कि इसकी वजह से हम देश की व्यवस्था परिवर्तन लेके आएंगे। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, इंटरनल विजिलेंस, दैट इज वाई इंटरनल लोकपाल, एंड थर्ड है कि हम इंटरनल डेमोक्रेसी को मजबूत करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को रियली लेके आएंगे। इन्होंने पार्टी डेमोक्रेसी बोला या स्वराज बोला, और उसके तहत उन्होंने कहा कि हाई कमांड कल्चर खत्म हो जाएगी। ऑब्वियसली आपने 3 प्रिंसिपल्स बताए, हम लोग आ गए देशभक्ति के जज्बे के साथ। अब जहां भटकने लगे तो हमने कहा हम तो व्यक्ति विशेष के लिए आए नहीं थे, हम तो सिद्धांतों के लिए आए थे। तो सत्ता तुम्हारे साथ है, सिद्धांत हमारे साथ है। 14 साल होने वाले हैं अन्ना आंदोलन को, अप्रैल 2025 में 14 साल हो जाएंगे। 14 ईयर्स के वनवास अन्ना आंदोलन को खत्म किया जा सकता है, हम जनता को ये बोलते हैं, और ये वनवास खत्म करना आपकी जिम्मेदारी है। आप यू वोट हिम आउट फर्स्ट एंड हिज गवर्नमेंट, दैट विल बी द सम क्लोजर फॉर जस्टिस। सेकंड क्या है कि जो इन्होंने बोला वो नहीं किया तो आप इनको पेनलाइज कीजिए। तो सचमुच हम तो आए थे इसके लिए, व्यक्ति विशेष मैटर नहीं करता था। अब बात ये उठती है कि जब आपने पार्टी छोड़ी, आपको पार्टी से किक आउट किया गया था, तो आप सिद्धांतों के लिए लड़िए ना। अब उनकी हेटरेड किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लिए इतनी ज्यादा है कि वो कहते हैं कि नहीं, वो सक्सेसफुल ना हो जाए यदि हम इसको क्रिटिसाइज करेंगे तो वो क्या है कि उसके किक आउट होने के बाद भी, या वो जर्नलिस्ट महोदय किक आउट होने के बाद भी या छोड़ने के बाद भी आज उनके समर्थक बने बैठे हैं कि इस पार्टी को फायदा ना हो जाए। पर इस बात को समझिए, ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको, ऐसे आपको इतने लोग मिलेंगे। कई लोगों ने मुझे समझा दिया। अभी रिसेंटली मैंने एक किसान आंदोलन हो रहा था, तो किसान आंदोलन 2 तरह के हैं। एक किसान आंदोलन वो है जो शंभू बॉर्डर पे है, उसमें खालिस्तानी तत्व भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा वो किसान आंदोलन है जो नोएडा किसान है, ग्रेटर नोएडा, उनको अथॉरिटी ने बोला हमें 10% प्लॉट देंगे, दे नहीं रहे, वो दूसरा वो आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा, जो सत्ताधारी दल है वो चाहता है कि सबको एक ब्रश में पेंट कर दो, किसी की मांग नहीं पूरी करनी पड़ेगी हमको, ये भी खालिस्तानी, वो भी खालिस्तानी, हमको किसी की मांग नहीं माननी। तो सत्ताधारी दल वो चाहता है। मैंने जब उनका समर्थन कर दिया, मेरे पास भारतीय जनता पार्टी के ठीक ठाक ओके लीडर्स हैं, ये नहीं कहूँगा टॉप लीडर, गरीबों का पूछे वो, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ये सही नहीं किया आपने, ये नहीं करना चाहिए था आपको। एंड आई वाज लाइक कि व्हेन डिड आई एवर टुक मेंबरशिप ऑफ योर पार्टी? हैव आई एवर सेड कि आई विल ऑलवेज टेक योर साइड? आई सेड बाबा, आई डोंट इवन केयर अबाउट योर पार्टी. I do what I feel is right for my thought process, and hence I'm not part of your party. Sure. Had I been part of your party, you would have killed my freedom of expression. अब आप सोच के देखिए, मतलब मैं बहुत छोटे लेवल पे जा रहा हूँ, छोटा काम कर रहा हूँ, उसमें भी मेरे पास टोका जा रहा है कि वो जीत जाएंगे, अगर तुमने हमें हराया तो वो जीत। अरे भाई, तुम हार रहे हो, जीत रहे हो, मेरे से क्या मतलब? मेरा विचार मुझे सही लगा, मैंने उनका समर्थन किया, मैं हर बार करूंगा भाई। मुझे जहां पे तुम सही लगते थे एक जमाने में, तुम्हारा समर्थन करता था ना, मुझे सही लगते थे तुम परिवर्तन की बात करते थे, तुम व्यवस्था परिवर्तन चाहते। अब तो तुम जातिगत आधार पर मिनिस्टर बनाते हो कि इस जाति का वो होना चाहिए इसलिए इसका मिनिस्टर है, उस जाति का इसलिए उस जाति का मिनिस्टर है। जब जातिगत आधार पे किस राज्य में चुनाव है उस हिसाब से मिनिस्ट्री चेंज करते हो अपने, कि उसमें चुनाव है तो इसके लोगों को ले आते हैं। सो उत्तर प्रदेश में जो 2019 में चुनाव हुए थे वो 2024 में हुए हैं। कांग्रेस पार्टी से भाजपा में आए हुए कितने लोगों को टिकट मिल गए, और मैं इतने लोगों को जानता हूं। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस पे 2013 से पहले लोग नहीं आते थे, पूछता नहीं था उनकी पार्टी कोई, भारतीय जनता पार्टी को 2013 से पहले। उस जमाने में जिन्होंने सैक्रिफाइस करके जो टिके रहते तुम्हारे साथ में, उन सबके पिछवाड़े में लात पर तुमने बाहर कर दिया उनको, आउटसाइडर ले आए दबा के। तुम किसको कन्विंस कर रहे हो? मुझे कन्विंस कर रहे हो। अगर हिंदू न मरे तो तुम्हारी राजनीति नहीं होती। संभल में जो तुम्हें वो मिले हैं, अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी कुछ कह रहे थे, जो वो बजरंगबली की मूर्ति और वो जो शिवलिंग मिला है, देखा हम सब ने, बड़ा वायरल हो रहा है।
15 दिन बाद बात करेंगे। अभी तो वायरल हो रहा है ना, अभी तो हर कोई चाहता है टू बी पार्ट ऑफ इट। 15 दिन बीत जाने दीजिए, अगर वो मंदिर एग्जिस्ट कर जाए उसके बाद, तो अब मैं दोबारा आपसे बात करूंगा। तो आपने कहा कि टिकटें किस ढंग से आवंटन किया जाता है। अब जैसे कल परसों की बात, 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी ने अपनी चौथी लिस्ट में कैंडिडेट्स अनाउंस करके 70 की 70 विधानसभाओं पे अपने कैंडिडेट्स अनाउंस कर दिए। इलेक्शन अभी 1.5 महीने में हो जाएंगे। उसमें कस्तूरबा नगर विधानसभा से सिटिंग एमएलए मदन लाल, जो कि आम आदमी पार्टी के हैं, उनको किक आउट किया। रमेश पहलवान 1 घंटा पहले उन्होंने पार्टी ज्वाइन की, 1 घंटा पहले। हरियाणा में कई लोगों को बीजेपी ने 1-1 हफ्ते पहले ज्वाइन करवा के सबको, जैसे आपने पिछवाड़े पे लात बोला, किक आउट किया। आम आदमी पार्टी ने भी यही किया। सो दिस हैज बिकम ए ट्रेडिशन, बिकॉज इसके पीछे बहुत बड़ा मनी एक्सचेंज होता है। पैसा, टिकटें बिकती हैं, और टिकटें बेचने वाला कोई होता है, एक खरीदार मिल जाता है, उसको पैसा फेंक के लेने वाला। क्योंकि उसके बाद पक्ष जो एक्सप्लॉयटेशन करेंगे मनी का, करप्शन का, वो काफ़ी बड़ा स्कोप है उनके पास। लेकिन मैं वही कहना चाहता हूँ कि अल्टीमेटली अगेन बॉयल्स डाउन टू द इश्यू ऑफ पॉलिसी। अपनी डेमोक्रेसी में जब तक आप रिफॉर्म्स नहीं लेके आएंगे, यहाँ पे रिफॉर्म ये है कि आप इंट्रोड्यूस कीजिए, एंड इलेक्शन कमीशन कैन डू इट। द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी स्टेटेड दिस कि इलेक्शन कमीशन हैज इनहेरेंट पावर्स टू इंप्लीमेंट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। वेंकट चलैया जी ने ऑटोनॉमी है उसके पास, इलेक्शन कमीशन इज एन ऑटोनोमस बॉडी एंड इट हैज दैट पावर। सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया कि भाई जाओ ना, प्लीज करो अपना काम, किसने मना किया आपको? वो करना ही नहीं चाहते। और टीएन शेषन का जमाना तो चला गया। टीएन शेषन तो 20-50 सालों में एक ही पैदा होते हैं। अभी पिठलगू इलेक्शन कमिश्नर्स बैठे हैं ये लोग। आप ये बताइए कि 1998 में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जो वेंकट चलैया कमीशन की रिपोर्ट है, वो आज तक क्यों नहीं उसको पारित की, उन्होंने उसको इंप्लीमेंट किया? इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि गवर्नमेंट इसको इंप्लीमेंट करे, यानी कि पार्लियामेंट। इलेक्शन कमीशन के पास वो इनहेरेंट पावर्स हैं। नंबर 2, ये जो पॉइंट आता है कि जो आपने बोला, अगर हम इनर पार्टी डेमोक्रेसी प्राइमरी इलेक्शंस इंट्रोड्यूस कर दें तो पॉलिटिकल पार्टियों के पास वो ताकत चली जाएगी टिकटें बेचने की। प्राइमरी इलेक्शंस में भी बीजेपी का, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस का विधायक को टिकट जिसको देनी है, उसका डिसीजन प्राइमरी इलेक्शन के माध्यम से जनता तय करे। आप पहले प्राइमरीज करवाइए, उसमें जो भी बीजेपी की उस पर्टिकुलर विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, 3-4 कैंडिडेट जो भी है। अब जैसे मार्को रूबियो आपने देखा, ये मार्को रूबियो वही व्यक्ति हैं जो रिपब्लिकन है। 2016 में जब इलेक्शन चल रहे थे, प्रेसिडेंशियल प्राइमरीज इलेक्शन, तो मार्को रूबियो भी लाइन में था, मतलब कंपटीशन में था। अरे बाप रे, ट्रम्प ने इतना उसको ट्रोल किया गरीब को कि मतलब मैं तो बोला अरे बाप रे, क्यों इतना ट्रोल कर रहे हो यार? उसको बोला तू ठिंगड़ा सा है। अरे भाई साहब, अब लेकिन मिनिस्टर बना हुआ है वो। हाँ ठीक है, उसको ठिंगड़ा बोल दिया, उसको बोला ह्यूमिलेट। और वो भी ही वाज टेकन अबैक ऑन द स्टेज स्पीच में भी, इन द डिबेट ही वाज टेकन अबैक कि Trump knows how to do that shit. Trump knows how to take, he knows what will hit you the most and he will say that. तो ये कहना चाहता हूँ कि जब प्राइमरीज इंट्रोड्यूस कर देंगे तो पॉलिटिकल पार्टी, आपको नहीं लगता प्राइमरीज would have been a very long or big tedious process of the parties? फंड्स वेस्ट होंगे फालतू में। डेमोक्रेसी में अगर दूसरी ये बोतल देना, हाँ। आपकी इंडिया की डेमोक्रेसी के इलेक्शंस के जो पैसा इसमें फूका जा रहा है, आप इन यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से ज्यादा तो इंडियन डेमोक्रेसी में खर्च होता है लोकसभा इलेक्शन में। आप किस बात की, मतलब आप क्या बात सोच रहे हैं? इतना ब्लैक मनी है यहाँ पे, वहां कम से कम वो मनी अकाउंटेबल तो है, पैसा वहां बहुत तगड़ा है। बाबा, ब्लैक मनी खत्म करने की तो आप बात कर रहे हो, ब्लैक मनी नहीं होगा तो क्यों करेंगे वो लोग ये काम? तो यूएस सेइंग कि ब्लैक मनी खत्म करने के लिए ये करोगे, ब्लैक मनी नहीं, हम क्यों खर्च करेंगे पैसा फिर फालतू में? हाँ, तो ये बात है, इसलिए आपको ये चीजें रेगुलेट करनी पड़ेगी। मुझे लगता है, मेरा इस पे ये विचार है सर, कि विद इन द पार्टी, क्योंकि विद इन द पार्टी विरोधी बहुत बैठे हैं मार्केट में। जैसे हाइपोथेटिकली आम आदमी पार्टी अगर ये डिसाइड करे, मदन लाल जिनसे मैं नाम भी नहीं जानता, पहली बार सुन रहा हूँ, जिनसे उन्होंने टिकट लिया है, अगर वो पार्टी के अंदर वोटिंग हो जाती कि किसको मिलने वाला है इस बार सीट, हाँ सही बात है, some kind of primary mechanism has to be there. पार्टी के अंदर अभी क्या है कि बिल्कुल वीटो पावर है हाई कमांड को, जिसके खिलाफ लड़के वो व्यक्ति ऊपर आया कि मैं हाई कमांड को खत्म करना चाहता हूं, अब वो खुद हाई कमांड बना बैठा है। नहीं ठीक है, हाँ, मैं समझता हूं। हाँ, केजरीवाल ही डिसाइड करता है किसको मिलेगा, किसको पैसा मेरे पास आएगा, नहीं जो भी है, पता नहीं पैसा गया कि नहीं गया, वो तो आप डिसाइड करेंगे, आप बताएंगे, पर वो डिसाइड करता है ना। तो अगर पार्टी तक में आप डेमोक्रेसी कर दो ना कि किसको मिलेगा एमएलए का टिकट, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने इंप्लीमेंट किया था, जिस प्रिंसिपल की वजह से हमारे जैसे लोग अट्रैक्ट हुए कि चलो अब यहाँ पे डेमोक्रेसी आएगी। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम वॉलंटियर्स के माध्यम से कैंडिडेट का सिलेक्शन करेंगे। करण सिंह हमारे बहुत एक अच्छा वॉलंटियर आम आदमी पार्टी का टीम मेंबर था। ही हैज वर्कड विद मी, आई हैव वर्कड विद हिम। करण सिंह, उसने बाद में उन्होंने आवाम चलाया था, विद इन द पार्टी बगावत की थी, आवाम चलाया, एक मूवमेंट था, एक प्लेटफॉर्म बनाया आवाम, उसके माध्यम से ही ट्राई टू टीच ए लेसन टू केजरीवाल कि भाई सिद्धांतों पे वापस आओ। तो उसमें यही था सिद्धांत कि आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स मिलकर डिसाइड करेंगे इस विधानसभा से किसको टिकट दी जाए। तो आपकी बात ठीक है, मैं सहमत हूं कि पार्टी के रजिस्टर्ड जो मेंबर्स है वो भी डिसाइड करें, जो ट्रूली रजिस्टर्ड मेंबर है, यानी कि फेक उस दिन 2 दिन पहले आप रजिस्टर कर दो। मान लीजिए इलेक्शन 6 महीने बाद है, आपको प्राइमरी इंश्योरेंस वाले कितने दिन में इंश्योरेंस देते हैं?
हाँ वैसे कुछ कर लीजिए, वैसे कुछ जितने मैकेनिज्म, दिन इंश्योरेंस मिलता है उतने दिन का मेंबरशिप देख लो, बात खत्म हो गई। बस कुछ ऐसा मैकेनिज्म। सी इफ इंटेंट इज ट्रू, ऑनेस्ट है, तो आप हमेशा मैकेनिज्म निकाल पाएंगे जिसमें जनता के माध्यम से, लोगों के माध्यम से आप ट्रूली डेमोक्रेटिक वे में अपने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। बट यहाँ तो टिकटें बेचनी है ना। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने खूब टिकटें बेची इस बार, खूब। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर मैं टिकट बेच रहा हूं और मेरे बारे में मेरे सबसे करीबी लोगों ने आरोप लगा दिए, खालिस्तानी भी है ये, करप्ट भी है ये, कह रहा था मैं नए देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, सबसे करीबी लोगों ने, और कहीं ना कहीं अगर मेरी अंतरात्मा है तो 1% तो बोलती है, अगर मैं आम आदमी पार्टी का बटन दबाने जा रहा हूं, मैं जनता की बात कर रहा हूं, अगर मैं आम आदमी पार्टी का बटन दबाने जा रहा हूं कि इनको वोट दे रहा हूं मैं, तो मेरी अंतरात्मा बिल्कुल मर गई है। क्योंकि इलेक्शंस की जो मशीनरी है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द मशीनरी एंड द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्शंस। तभी तो ये जो फर्जी पॉलिटिशियंस होते हैं, जो बहुत झूठे वादे करते हैं, मैकावेलियन पॉलिटिशियंस जो हैं, व्हाई दे आर विनिंग इलेक्शंस आफ्टर इलेक्शंस? बिकॉज द कंटूर ऑफ द इलेक्शंस आर सच कि पहले आप इस किस्म का बहुत बड़ा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, इलिसिट मनी। सी पैसे की एक ताकत होती है, वो अफोर्डेबिलिटी आपकी पैदा कर देता है, फिर आपके जो इवल डिजाइन होते हैं उसको इंप्लीमेंट करने की ताकत पैदा कर देता है। दैट इज वाई दे आर एबल टू डू दिस। अब राज्यसभा से टिकटें बेची, टिकटें वैसे बेची, अब कैंडिडेट आ लिकर घोटाले से आए पैसे, लेकर घोटाले से आए। अब उसके बाद एक आपके सेफ्टी नेटवर्क आपका तैयार हो चुका है। फिर आप इलिसिट पैसे के साथ इलिसिट लोगों को ले लेंगे जो लंग पावर, मनी पावर एंड मसल पावर इस्तेमाल करने से हिचकिचाते हैं। एडोल्फ हिटलर वाला कॉन्सेप्ट। जी जी। तो वो ऐसी चीजों से ग्रेज नहीं रखते। वो कहते ठीक है देखेंगे। जैसे आप नरेश बालियान का देख लीजिए, अब उसकी वाइफ, उसकी टिकट काट दी, वो दबंग, जिसको दबंगी बोलते हैं, ओखला से फिर से उसको टिकट दे दिया अमानतुल्लाह खान को। इनके अगर आप पॉलिटिकल कैरियर पे देखें आम आदमी पार्टी में, तो सब गुंडाई वाली पॉलिटिक्स है इनकी, पैसा भी भरपूर है इनके पास। तो जब ऐसे तत्व आ जाते हैं तो फिर उनके पास एक नेटवर्क होता है पूरा, क्लाइंटलिज्म बोलते हैं जिसे आप, कि मैं तुझे फायदा दूंगा, तू मुझे फायदा देगा बाद में। तो फिर वो भीड़ भड़का लेके आते हैं, वो सारे जो टैक्टिक्स होते हैं अपनाने से ग्रेज नहीं रखते। फिर वो इलेक्शन के टाइम, इलेक्शन के आगे बाजू आगे पीछे सब वो काम करते हैं, एक माहौल पैदा कर देते हैं, पैसा लीक कर दना दबा दब। तो उसमें क्या है, जो फेयर माइंडेड पीपल होते हैं, फेयर माइंडेड वोटर एज वेल एज फेयर माइंडेड पॉलिटिशियन कैंडिडेट, दे ग्रेजुअली फॉल आउट। बट बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और उसकी हम कंपैरिजन इसीलिए कर रहे हैं भारत से क्योंकि वो बहुत पुरानी डेमोक्रेसी है। तो वो जहाँ वहाँ पे जो होता है कि क्या पता है हमारे यहाँ भी हो जाए। सिंपल एनालिसिस है, कमला हैरिस हैड more money power, she had more muscle power, she had more celebrities. $1.2 billion, $0 billion she spent, and this guy spent $334 million only. She had all the celebrities in her kitty, all of them. Like बाप रे बाप, मतलब कैसे हो सकता है कि सेलिब्रिटीज का केवल, मुझे एक बात बताइए, कैसे हो सकता है कि अगर मैं हॉलीवुड हूं तो मेरे को केवल डेमोक्रेट्स ही रिप्रेजेंट करेंगे? मतलब कैसे हो सकता है? ये इम्पॉसिबल है कि वहां पे कोई डाइवर्सिटी ही नहीं है, सब डेमोक्रेट्स हैं। उसके बावजूद ये बंदा जीता, और इतना अच्छा जीता है कि होश उड़ाने वाला। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारे यहां भी ये सब होने के बावजूद जनता अपनी जिम्मेदारी से कभी नहीं हट सकती। द पीपल हु गो टू वोट फॉर केजरीवाल ऑन द डे ऑफ इलेक्शन, वो कभी नहीं कह सकते कि मनी पावर था, मसल पावर था, ये था। वोट उन्होंने खुद डाला, अपने हाथों से बटन दबाया। And you will not blame them, you are politicians. I'm not bound by such things. So I'm blaming the people who will vote for Aam Aadmi Party on that particular day. That is why we are saying that democracy has to mature a long way. ठीक है ना, यहाँ पे वो नोट फॉर वोट, अच्छा फिर वो इश्यूज फ्रीबीज डोल आउट करते हैं जो, प्लस जी डिवाइसिव इशू पे जनता बहक जाती है। यूएसए में टिपिकली आप कांट दिस काइंड ऑफ डिविजन्स आर वेरी डिफिकल्ट। अब इसमें बात ये आती है कि जो बाइडन की जो एंटी इनकम्बेंसी थी, दैट वाज प्लेइंग आउट लार्जली। इट्स नॉट दैट ट्रम्प अलोन वन। Joe Biden was sticking to the presidential election first of all. He should have been seated out long time back. He is very... We cannot, that is again Democrats problem, रहा। भाई आप जो निर्णय ले रहे हैं उसके consequences आएंगे। हाँ बिल्कुल, वो सब आपके निर्णय हैं। Right. Why would I care about it? But people were fed up with Biden's policy in last 4 years. यकीन मानिए, for example, कि आपने इमिग्रेशन इश्यूज पे कुछ नहीं किया, ठीक है ना। जो इमिग्रेशन से क्या होता है कि जब आपके यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ती गई पिछले 2-3 सालों में, पोस्ट कोविड इन्फ्लेशन बढ़ती गई, and illegal immigrants were sucking out those resources. Illegal immigrants के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है बाइडन का या डेमोक्रेट्स का ऐसा। तो लोगों को लगा कि क्या परमानेंट वोट बैंक है, जो कांग्रेस का भी हमारे देश में। एग्जैक्टली, उनका परमानेंट वोट बैंक, बांग्लादेशी आएगा मेरे को वोट डालेगा, बात खत्म। फिर यूक्रेन वार, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स, बाइडन वाज वेरी प्राउडली डोलिंग आउट देम। पैसा तो जाएगा वहां, तो यूक्रेन के लिए वो कस्टोडियन बन गया। क्यों भाई? तुमसे क्या मतलब? हाँ? मुझे तो जो डोनाल्ड ट्रंप की एक बात से मैं 100% अग्री होता हूँ, तुझे हर जगह मामा बनने की जरूरत क्या है? एग्जैक्टली। अपने देश पे ध्यान दे, बेचारे मेडिकल बिल्स में मर रहे हैं लोग यार।
मैं 2002 में यूएस से गया था. ऑफ कोर्स एवरी सिटीजन देयर, एवरी रेजिडेंट देयर पेज अ लॉट ऑफ टैक्सेस, बट सड़कें बिल्कुल चमकती हुई सड़कें, सब कुछ मतलब स्पीक एंड स्पैन में लगता है कि हाँ यार यू एंजॉइंग द क्वालिटी ऑफ द लिविंग हियर. अब पिछले 2-3 सालों में, 3-4 सालों में आपको दिखता था इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रैक्स आने लग गए थे, पुल पुराने पड़ गए थे, सड़कें पुरानी होने, हर जगह, अब पूरा अमेरिका का यही हाल है. पूरे यूएसए में नहीं, मतलब बड़े सिटीज में, क्योंकि सो मच ऑफ स्ट्रेस इज देयर गवर्नेंस का. तो आप देखते थे कि पर्टिकुलरली जो डेमोक्रेट्स वाली सिटीज है, सिटी ऑफ शिकागो फॉर एग्जांपल, तो दिखता था कि ही इज डोलिंग आउट सो मच मनी टू द यूक्रेन, साइफरिंग आउट द मनी, और यहाँ पे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर इज सफरिंग. तो people could see that, and that is why they were against him this time. एक और मैं समझना चाहता हूँ. एक हमारे कांग्रेस पार्टी के कोई लीडर हैं, उनका राज्यसभा इरप्ट्स ओवर करेंसी नोट्स फाउंड इन सीट ऑफ कांग्रेस एमपी सिंघवी कॉल्स इट बिजार, है ना. तो अभी आपके पर्स में 15-17 हज़ार रुपए होंगे, अगर कहीं गिर जाए, कहीं वो हो जाए, यू विल बी टेंस्ड फॉर सम टाइम कि यार 15,000 रुपए चले गए, है ना. जिसके नीचे है वो कह रहा है पता नहीं कहाँ से पैसे आ गए यार. मतलब अगर 10,000 रुपए कहीं दर्द हो जाते हैं तो हम बोलते 10,000 रुपए चले गए यार. वो बंदा कह रहा है कि भैया मुझे तो the assertion triggered an uproar from the opposition benches with the leader of opposition Mallikarjun Kharge saying chairman should not have named the member without the investigation being completed. आया किस लिए था पैसा? हिस्से की पता नहीं कहाँ से आया भाई. तो I mean, भगवान इतनी कृपा आप पे कर दे यार, आपकी पार्टी जीत जाएगी. अच्छा, सीसीटीवी कैमरा लगे, वो देख लो भाई किसने पैसे वहां पे रखे. वो तो हमारे इधर वाले नहीं बताएंगे ना. इस बात को आप समझिए कि इधर वाले वो सीसीटीवी कैमरा सिर्फ उनको बुला के देख ले, ये है मेरे पास, अगली बार ज्यादा उड़ियो मत, वरना बताएंगे तेरे को हम ढंग से. इधर वालों का यही हाल है. ईमानदारी से राजनीति करेंगे क्यों ये लोग? राइट. तो पहली बात तो ये बड़ा इजी होना चाहिए कि पैसा कैसे किसने रखा, क्योंकि स्कैनर शुड बी देयर. सेकंड, ये बड़ा बिजार आर्गुमेंट दिया गया संघवी जी द्वारा. वैसे तो सुप्रीम कोर्ट, संघवी मत बोलिए, उनको सिंघवी बोलिए और लोग उनको वैसे भी निकाल देंगे. या मिस्टर अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के बड़े रेप्यूटेड लॉयर हैं. अब उन्होंने क्या बोला उस पे कि सीट के ऊपर भी आप वो बना दीजिए, कवर या कुछ वो बना दीजिए. अच्छा, कवर बना देंगे, कवर के ऊपर पैसा नहीं रख सकते. संदूक बना भी देंगे आप, ठीक है, एक लॉक बना भी देंगे, लॉकर, तो लॉकर के ऊपर भी पैसा रख देगा कोई. लॉकर के ऊपर कुछ बना देंगे तो उसके ऊपर जिसने पैसा वहां के रखना है, अब इस टेबल पे आप एक और लेबर बना दीजिए, मैं चाय का कप वहां भी रख सकते हैं. अरे तो एक बात बताइए, इतने बड़े लॉयर हैं, व्हाई टू मेक स्टेटमेंट्स व्हिच विल टेल एनी नॉर्मल गाय कि झूठ बोल रहा है तू? अरे कुछ और सोच यार, कम अप विद न्यू थिंग्स यार. कम ऑन, यू आर सच अ बिग लॉयर. ही वाज द सेम गाय हु वाज caught having with some woman, right? अरे you haven't seen, अरे बाबा, अभिषेक मनु सिंघवी, oh you don't know that? अभिषेक मनु सिंघवी MMS, ये हाँ, नई दिल्ली, कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की मुसीबत बनी कथित सेक्स सीडी, अब देश का चर्चा मुद्दा बन गई है. बड़े टीवी चैनल अभिषेक मनु, डेट बताना, ऊपर पढ़ना, डेट किस दिन का है? 13 मार्च 2000 नहीं डाला इन्होंने, डेट नहीं डाली इसकी, 13 वर्ष पहले, 13 वर्ष पुरानी न्यूज है. नीचे ठीक है, इस एक सीडी में. एंड देन मीनाक्षी लेखी ने कहा कि अभिषेक तभी बीजेपी पावर में भी नहीं थी. सो ही प्रॉमिस्ड अ लॉयर, आई विल मेक यू अ जज, राइट? एंड द सीडी केम आउट, एंड आई गेस द लॉयर herself put that video thing, and she's the one who leaked it allegedly. I don't know, but how come you don't know that? Come on, now this is not done. Don't tell me that, I regret not knowing this. now you'll search for it. Abhishek Manu Singhvi. बट that's what I'm trying to tell you. अब जैसे जिनकी बात आप कर रहे थे, मैं नाम ले लेता हूँ, आशुतोष जी. उनको कांशीराम जी ने थप्पड़ मारा था बहुत पहले, है ना. जो राजनीति तुम करते हो, ठीक है ना, कांशीराम जी, जो राजनीति तुम करते हो उसके सबसे बड़े अधिनायक थे, जिसका तुम समर्थन करते हो. इसलिए तुमने अपना नाम आशुतोष रखा हुआ है कि मैं जातिवाद नहीं मानता हूं, राइट? जो उसने तुम्हें थप्पड़ मारा था राजनीति के लिए, तुम्हें तो ईमानदार रहना चाहिए था कि मैं ईमानदार हूं. अगर मैं आम को आम बोलना जानता हूं, इट डजंट मैटर कि वो आम मोदी के हाथ में या राहुल गांधी के हाथ में. इट्स नॉट माई कंसर्न. जिसके हाथ में वो आम है, आई डोंट केयर. ये नहीं हो सकता मोदी ने उठाया तो आम है, किसी और ने उठा दे मिली है, ये नहीं हो सकता, है ना. पर ये बंदा लगातार ऐसे करता है. अच्छा, इस तरह के लोगों से जब आप मिलते हो, आपको लगता है फेकनेस कितने जबरदस्त फेक है ये लोग? उनके अपने हिपोक्रेसी एंड पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं उनके. हेट्रेड फॉर समथिंग सो सिवियर, सिग्निफिकेंट, एज ए मीडिया पर्सन यू हैव टू बी बैलेंस्ड. आपका अपना एथिक्स है कि हाँ भाई, मुझे तो लोगों से जो मतलब फैक्ट्स है उसको प्रस्तुत करना है जनता के सामने. हाँ, नहीं, यू वांट टू टेक द लिबर्टी ऑफ एडिटोरियल चेंजेस, कि मुझे लगता है कि मेरे व्यूज ये भी हैं इसमें, दैट्स फाइन. 10% इधर उधर करके चलता है. यू कांट से कि नहीं, कहानी गलत है. एग्जैक्टली. लेट मी सिट ऑन दिस स्टोरी, आई विल नॉट रिलीज इट. और फिर ये वही आशुतोष है, जब चांदनी चौक से इनको चुनाव लड़वाया गया 2014 में लोकसभा का आम आदमी पार्टी के माध्यम से, तो इनको पार्टी ने कहा कि आप अपना नाम आशुतोष गुप्ता बताइए.
आशुतोष गुप्ता, ताकि चांदनी चौक जो कि अग्रवाल कम्युनिटी से हाँ बहुल है, तब वहाँ की जनता समझ सके। आतिशी मावलेना मार्क्सिस्ट प्लस लेनिन का ये संधि है। उनके पेरेंट्स इस बात को मार्क्सिज्म को लेके इतने पैशनेट थे कि उन्होंने वो अपनी हाँ है, तो उन्होंने अपनी जो उनका पैशन था मार्क्सिज्म के प्रति वो अपनी बेटी पर उड़ेल दिया और उनका नाम रख दिया आतिशी मावलेना। अब आतिशी मावलेना को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, आम आदमी पार्टी के शुरू के दिन से। वो तो पूजा पाठ भी करती हैं जी, और उनके पति का नाम है प्रवीण सिंह। तो जब ये सेम कास्ट में शादी, अरेंज मैरिज रही होगी या लव मैरिज थी? क्योंकि कास्ट सेम है दोनों की फिर, क्योंकि आई नो हर फादर इज विक्रम सिंह, राइट? हर फादर इज विक्रम सिंह, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, इतना तो मुझे पता है। पर मुझे भी पता है वो कितने बड़े लेफ्टी हैं, मतलब वो यहाँ तक कि राइट हैंड होने के बावजूद क्रिकेट मैच वो लेफ्ट हैंड से खेलते हैं, क्योंकि उनको लगता है मार्क्स की डिसरेस्पेक्ट हो जाएगा, राइट ही खेल दिया मैंने तो। क्या बात है। आपके क्रिकेट की वीडियो, हाँ प्लीज कंप्लीट दैट। तो उसी में बस ये पॉइंट है कि जब उसमें जब आतिशी कुछ सालों बाद चुनावों में फील्ड की गई, आम आदमी पार्टी ने उनको जब कालका जी विधानसभा से दिल्ली विधानसभा के चुनावों में 2020 में लड़वाया चुनाव, तो उनको कहा कि आप आतिशी सिंह लिखिए, और उन्होंने आतिशी सिंह बड़े प्राउडली मावलेना को उन्होंने ठोकर मार दी। अच्छा जी, जी किया था उन्होंने? हाँ बिल्कुल किया था। अब वो आतिशी लिखती है, मावलेना तो गूगल करियो भाई जरा, पॉलिटिशियन की बातों भरोसा नहीं किया। आतिशी सिंह लिखती है, मारलेना लिखती है, क्योंकि अभी तक उसका नाम मारलेना ही आता रहता है। आतिशी सिंह है, इधर नीचे क्लिक कर, अभी तो यहाँ एमवीकी पे तो मारलेना ही रखा है इसने, नीचे। एक काम करना, आतिशी मारलेना के इलेक्शन में किस नाम से फाइल करा है? हिंदी में लिख दे, इलेक्शन में किस नाम से फाइल करा है भाई? नहीं, आतिशी ने मावलेना, हाँ। तो ये बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग है। हालांकि पंजाबी राजपूत पृष्ठभूमि परिवार में आती हैं, 2000 में भारतीय आम आदमी ने जनता को वंश के बजाय राजनीतिक पहल पर ध्यान केंद्रित करने बनाने को उपमान सिंह हटा दिया। अच्छा, उन्हें यह माता पिता का मध्य नाम मारलेना दिया गया। अच्छा, इसकी माता पिता वो भी हैं? अरे यार बहुत पहले बोला उन्होंने पाने के लिए। हाँ, इसके माता पिता वो भी हैं जिन्होंने मकबूल, क्या नाम था उसका, वो जो मकबूल भट्ट, या वो दूसरा वाला जो वो था डॉक्टर, हाँ जिसकी फांसी की वो कैंसिल करना चाहते। हाँ, गुरु नाम है उसका, अफजल गुरु। हाँ, है ना। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि क्रिकेट का क्या चक्कर है? लाइक यू प्ले क्रिकेट इन एवरी प्लेस यू गो टू, ये प्रचार प्रसार के लिए आप जरूर क्रिकेट खेलते हो, ये चक्कर क्या है, ये बताइए मुझे लगता है मैंने क्रिकेट काफी खेला है। अच्छा, इन माय यंग डेज। यू स्टिल यंग बाय द वे। थैंक यू, बट आई नो माय एज। सो क्रिकेट मैंने बहुत खेला है। लाइक आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट व्हेन आई वाज 7th class grade, and I played until my college days in MBBS, medical college also. And after that also I have played. So, and I was a swing bowler, fast bowler, and kind of all rounder, बैटिंग में मैं चौके छक्के लगा लेता हूँ थोड़े बहुत। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ, सी लकीली इट इज़ ए विंटर टाइम इन दिल्ली, तो यहाँ पे क्रिकेट खेलते हुए मुझे मिल जाते हैं लोग क्लस्टर्स में, जहाँ भी जाए। तो आई ऑल्सो ज्वाइन, यूथ मिल जाए, बच्चे मिल जाए, तो थोड़ा अपना बॉलिंग बैटिंग के थोड़े चौके छक्के लगा के थोड़ा सा इस माने उन बच्चों के साथ तालमेल हो जाता है, अच्छा लगता है उनको भी, उनको इंस्पायर कर दिया, थोड़ा सिखा दिया उनको कैसे कैसे शॉट लगाए जाते हैं। Because I saw your videos on cricket and I saw so many of them. I said, यार क्रिकेट का क्या चक्कर है, पता करना पड़ेगा। I think it bonds you with the people. That's right. क्योंकि बच्चे जो हैं, यदि if they start talking about you, then it helps in your success. And not with that intent, I just go and enjoy. बच्चों के साथ आप थोड़ा बहुत खेलने लग जाए तो उनको भी अच्छा लगता है। Movies like Frozen, movies like Mowgli and Jungle Book, they made billions of dollars just because बच्चों की है, क्योंकि बच्चों के साथ माँ बाप तो आज फ्री में आते हैं। So that's a very good idea if you're doing it, provided कि बच्चे वो कर दें, मतलब वो अगर कर पाते हैं बच्चे, अगर बता देते हैं कि how good you are, how humble you are, if they can tell people, kids are really good. आपको लगता है आप जीत जाएंगे दिल्ली, नई दिल्ली? हम 3 महीने से लगातार कैंपेनिंग पे, और जो केजरीवाल जी नहीं दिखाई दे पड़ रहे? केजरीवाल जी तो पिछले 10 सालों से गायब। कौन आता, कौन उनकी तरफ प्रचार कौन हो रहा है? अच्छा, उनकी तरफ से क्या, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा, थैंक्स फॉर दैट। पिछले 2 महीने से केजरीवाल की वाइफ सुनीता केजरीवाल दुबक के इलाकों में आती थी, समझने की फंडा क्या है, घूमती नहीं थी, किसी 1-2 के घर पे जाके बैठ गई जिनको वो अपना समझते हैं, वहां जाके सेंस लेने की कोशिश, और उसकी बेटी साथ में, केजरीवाल जी की बेटी। इस लेवल तक मतलब ये जो व्यवस्था परिवर्तन के नायक बन के आए थे, अब अपनी वाइफ को, अपनी बेटी को, बेटे को उस पर लगाया। कसमें खाई रखी हैं उनके लिए तो ऑलरेडी, मतलब जितने दिन, सॉरी टू से, बट अगर मैंने अपनी बेटी की झूठी कसम खा ली तो उसके जितने दिन वो जिएगी वो तो बोनस है उसके लिए, राइट।
तो पिछले 10 सालों में वो आए नहीं, कभी काम किए नहीं उन्होंने। इवन अपना जो निधि कोष है उनका एमएलए का वो खर्च नहीं किया उन्होंने। तो किस हक से यहाँ पे पैसा वोट मांगने आए? ऑन टॉप ऑफ दैट काफ़ी ये विमर्श थे कि केजरीवाल यहाँ से चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। हमें तो यकीन था। अल्टीमेटली उनको जिस ढंग से हमने चैलेंज किया तो अंततः उनको लगा कि यहाँ से भागने में तो ही वॉज लुकिंग फॉर अ सेफ सीट, एवरीवन नोज इट, Like the other guy who ran away from, yeah. ही वॉज लुकिंग फॉर अ सेफ सीट। बट उनको ये समझ आ गया कैलकुलेशंस में अंततः गतवा कि ये अगर भागे तो भी फंसेंगे, और नई दिल्ली में तो वैसे ही फंसे पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम। But does he consider you like a competitive challenge? कभी उसकी हरकतों से आपको लगा केजरीवाल की कि यार इसके मन में हल्का सा भय तो आ गया है मेरे लिए, कोई ऐसी कुछ ऐसे इंसिडेंट हुआ हो? देखिए, केजरीवाल हैज़ नेवर बीन एबल टू फेस मी। मैं इसलिए बताता हूँ कि जब हमने रिवोल्ट किया विद इन द पार्टी, मैं अकेला नहीं था। ये नहीं कि रिवोल्ट मैंने अकेले नहीं किया, उसके पीछे ऐसी कई पवित्र आत्माएं जुटी हुई थी हमारे साथ। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, जयनाथ मिश्रा। ये बड़ी एक स्टोरी है जो जनता तक जानी चाहिए। जयनाथ मिश्रा 75 ईयर्स की एज में यूके लंदन से एज ए वॉलंटियर, उस एज में वो आम आदमी पार्टी के लिए बन के आए अपने खर्चों पे। लाइक सो मेनी पीपल केम, आई केम फ्रॉम द यूएस। ही वॉज 75, ही वॉज द ओल्डेस्ट सीनियर सिटीजन कमिंग टू कैंपेन फॉर आम आदमी पार्टी एज ए वॉलंटियर इन 2013, जब पहला इलेक्शन होना था। जब ये भटकने लगे अपने सिद्धांतों से, तो केजरीवाल के इस भटकने का चैलेंज मैंने अकेले ने नहीं किया, ऐसे लोगों ने साथ में किया। हमने चंदावन सत्याग्रह चलाया, फिर हम गीता ज्ञापन देने केजरीवाल के घर पे पहुंचे। तब ये शीश महल नहीं बना था, प्लेस सेम है बट तब शीश महल नहीं था। एक आम जैसे गवर्नमेंट बिल्डिंग होती है एक मुख्यमंत्री के आवास की, 6 फ्लैग स्टाफ रोड, इसको बोलते हैं 6 कोठी नंबर है, फ्लैग स्टाफ रोड, वहाँ पे थी। जब उनको ये हमने फिर पर्ची स्लिप लिख के ऊपर भिजवाया, साहब अंदर बैठे थे, तो हम तो अनअनाउंस्ड गए थे 25-30 वॉलंटियर्स। हम पहले वहीं पे सड़क पे बैठ गए कि केजरीवाल से मिलना है। तो सिक्योरिटी कहती है अभी जितने लोग आ गए, तो उन्होंने कहा चलो 2-4 लोग अंदर आ जाइए। अंदर गए हम 2-4 लोग, तो वहाँ पे जब हमने पर्ची भिजवाई तो साहब आए नहीं मिलने, जबकि वो तो मुझे और जयनाथ को बड़ी अच्छी तरह जानते थे। तब पॉइंट ये है, सबको साहब बोलते थे बार बार। जी। तो ये सब आम आदमी पार्टी को पता है, बट वो अब रिस्क नहीं लेना चाहते बाय क्रिटिसाइजिंग में, दैट इज व्हाई। तो एक बात और बताइए, जैसे दिल्ली में इफ यू आर द सिग्निफिकेंट चैलेंज फॉर हिम, as far as I understand this person's politics, as far as I know him, either he knows that you're incorruptible, या तो उन्हें पता है, वरना अब तक वो एफर्ट डाल चुके होते कि नाम वापस ले लो, इतना पैसा ले लो टाइप, राइट, विदाउट एनी डाउट ही नोज। या तो उन्हें पता है आप करप्ट नहीं हो सकते हो। देन व्हाट अबाउट द अदर थिंग, बल का प्रयोग? नहीं, वो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ही नोज, सी झूठ के पाँव नहीं होते और सच को फेस करना आसान नहीं होता। इफ ही इवन ट्राइज टू डू अ लिटिल बिट, he knows that he will be kicked out of that because he will face the the backlash of that. एक सर्च करो दिल्ली में कूड़े की समस्या, मैं समझना चाहता हूँ कितनी बड़ी समस्या है ये, बिकॉज समस्या तो कूड़े पूरे देश में है, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड दिल्ली में कितनी बड़ी है ये। 11,000 करोड़, नहीं 11,000 टन दिल्ली में कूड़ा पैड, हाँ 11,000 मीट्रिक टन, 11,300 मीट्रिक कूड़ा प्रतिदिन दिल्ली में निकलता है। 3 से 500 टन प्रतिदिन कूड़ा उत्पन्न होने की मात्रा बढ़ रही है। 200 टन प्रतिदिन अलग अलग मटेरियल रिकवरी सेंटर MRF की मदद से हो रहा है रिसाइकल, गीला हो रहा है पैसा, सूख रहे हैं नियम, दिल्ली में बढ़ रहे हैं कूड़े के पहाड़ पर। बड़ा अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ना, राइट। तो ये देखिए आप कि एक आपका वादा है कि डॉक्टर मुनीश रायजादा का वादा कि दिल्ली में कूड़े की समस्या का स्थायी निदान किया जाएगा, राइट। तो जो भी बड़ी सिटीज हैं उनके पास कूड़े का इशू आता है, एंड वेस्ट मैनेजमेंट इज नॉट ए न्यू साइंस। ये बड़ी ट्रेडिशनल, जो सड़कें बनाना कोई ऐसी साइंस नहीं है जो आप कई कंट्रीज सीख के बनाएंगे कि सड़कें कैसी बनाई जाती हैं। वेस्ट मैनेजमेंट इज 200 years old science. Of course, new technology. Go to Mohenjo-daro. The kind of system they had, it's yet to be copied anywhere in the world because their system was the best in the world. 5,000 साल पहले दिल्ली स्टेट में 11,000 मीट्रिक टन कूड़ा डेली पैदा होता है, उसमें से सिर्फ इनको 7,000 टन को प्रोसेस करने की कैपेसिटी है। 4,000 to 5,000 मीट्रिक टन कूड़ा या वेस्ट स्टिल गोज अनप्रोसेस्ड। मैकेनिज्म नहीं बनाया इन्होंने पिछले, जबकि टैक्सेस खूब लेती है एमसीडी इज ए वेरी रिच बॉडी। बृहन मुंबई द रिचेस्ट है, उसके बाद ये आते हैं, क्योंकि पैसा डेली, मतलब पैसा ऐसा है जो आप इजीली देख सकते हैं इस पैसे को। एमसीडी के पास पैसा कैसे आता है, डेली जैसे कोई व्हीकल दिल्ली स्टेट में एंटर करती है, एमसीडी अपना टोल टैक्स ले लेती है, बड़ा इजीली पैसा बनता है इनका। लाखों गाड़ियां पर डे आती हैं, 100 रुपीज पर व्हीकल मिलता है सिर्फ एक कार से। एंड जो बड़े ट्रक वाला होते हैं उनसे तो आप सोचिए 300-500 रुपये लिए जाते हैं पर एंट्री, तो आप सोचिए कितना पैसा बना रहे हैं। तब भी यहाँ पे तो एक तो करप्शन है इसमें। द एमसीडी इज ए हाईली करप्ट बॉडी, इट्स अ डेन ऑफ करप्शन थैंक्स टू दीज पॉलिटिशियंस।
सेकंड क्या है कि जिन्होंने मैकेनिज्म्स इंप्लीमेंट नहीं किया, साइंस को जो मशीनें यंत्र खरीदने चाहिए तो पॉलिटिकल विल नहीं है इनमें, इन्होंने कहा भुगते जनता। अब 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ हैं दिल्ली में, ओखला, गाजीपुर एंड भलसवा, 3 है ये। वो थोड़ा बहुत कम होते फिर बढ़ जाते, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि 4,000 to 5,000 मीट्रिक टन वेस्ट गोज अनप्रोसेस्ड एवरी सिंगल डे। तो मॉन्यूमेंटली पहाड़ खड़े हैं, मतलब कुतुब मीनार को भी मात दी हुई है इन्होंने, एंड इसका कोई निदान भी नहीं है। तो साइंस इन्होंने यूज नहीं की, करप्शन बहुत है एंड जनता भुगत रही है। प्लस इसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात तो होती है, लेकिन मैं आपका ध्यान एक बात पे दिलवाना चाहूंगा एडिशनल प्रॉब्लम पे, कि जो ये अनप्रोसेस्ड कूड़ा है इसकी वजह से जो मीथेन पैदा हुई है, मीथेन गैस विच इज डिग्रेडिंग द एनवायरमेंट, एंड जो ग्लोबल वार्मिंग में मीथेन का अपना योगदान है, अनफॉर्चुनेटली इट्स कंट्रीब्यूटिंग टू दैट। तो ये एडिशनल जो बर्डन अपने दिल्ली वासियों पे है, इसकी कोई बात नहीं करता। नो पॉलिटिशियंस वर्थ द सॉल्ट टॉक्स अबाउट। एंड दे आर ब्रीथिंग द सेम एयर और दे हैव डिफरेंट एयर, आई डोंट नो। सुप्रीम कोर्ट का जज भी यही हमारी सांस ले रहा है, कोई अलग से सांस ले अलग? सेम सांस राष्ट्रपति महोदया मुर्मू जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, सेम सांस है, सेम ब्रीदिंग है। आप ये देखिए कि इतनी सेंसिटिविटी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट दिल्ली गवर्नमेंट विच इज आम आदमी पार्टी ओन्ड रन, they have become totally indifferent, whereas every single Delhiite and person living in the NCR is dying a slow death. Don't mind these words. आपको नहीं लगता कि उसके पीछे वही कारण है, because they have an understanding कि you rule Delhi, I'll rule center. तू मेरे पे सवाल मत उठा, मैं तेरे पे नहीं उठाऊंगा। To a larger extent, yes. अच्छा चलिए, एक जो पॉलिटिशियंस की चर्चा हो रही थी, तो एक चर्चा और करना चाहूंगा मैं। आपकी बातें करते करते मैं सोच रहा था कि भारत के प्रधानमंत्री जो हैं, ये ना एक चुनावों को नजर में रखते हुए महानता के बड़े सारे नए ड्रामे शुरू करते हैं, जैसे कि सफाई अभियान। इफ यू रिमेंबर दैट नॉनसेंस सफाई अभियान, उससे अभी भी लग रहा है स्वच्छ भारत का हमारे पर टैक्स लग गया, अभी भी लग रहा है टैक्स, हर प्रोडक्ट पे लग रहा है टैक्स स्वच्छ भारत का। पहले प्रधानमंत्री झाड़ू मार रहे थे और उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मिनिस्टर झाड़ू मार रहे थे, अब कोई बात ही नहीं करता उसकी। अचानक से वो गायब हो गया है, वो स्वच्छ भारत अभियान की कोई चर्चा नहीं करता, वो आउट हो गया है, सीन से गायब है, पर टैक्स लग गया, दैट इज देयर, वो टैक्स लग रहा है आपके। पहला। दूसरा, गीला कूड़ा सूखा कूड़ा मैं बताता हूं, बच्चों की मीटिंग करूंगा मैं ताल कटोरा में, यार आई डोंट नो कहां किया उन्होंने, मैं तुम्हें बताता हूं गीला कूड़ा क्या होता है, सूखा कूड़ा क्या होता है, आज से गीला कूड़ा सूखा कूड़ा ये वो ये, नोबडी केयर्स। वापस वही चालू हो गया। मेरी सोसाइटी में भी जब नया नया आया था, क्योंकि उनके तो बड़े लोग जो क्या कहते हैं उसे, बाकी लोगों के जो लोग होते हैं वो मतदाता होते हैं, उनके तो भक्त हैं लोग, समझ रहे हैं ना आप, तो उनके भक्तों, मेरी सोसाइटी में बहुत सारे भक्त रहते हैं उनके, उन्होंने बोला आज से गीला कूड़ा सूखा कूड़ा होगा, और वो आ गए हमारे यहाँ पे कि ये 2 डब्बे रख लीजिए। तो अच्छा, हमारे साथ क्या है, इधर वी डू इट और वी डोंट डू इट, सो वी स्टार्टेड जेन्युइनली डूइंग इट। वी सेड कि ये रहा गीला कूड़ा, ये रहा सूखा कूड़ा, हम इसको यहाँ फेंकेंगे, इसको यहाँ फेंकेंगे। आफ्टर सम टाइम वी बिकेम अ प्रॉब्लम फॉर देम, फॉर माई सोसाइटीज पीपल। उन्होंने ये कोई इतना सीरियसली क्यों फॉलो कर रहा है नियम को। आई थिंक जो सैनिटेशन की साइंस है ना, वेस्ट मैनेजमेंट की, अनफॉर्चुनेटली यू कांट इम्प्लीमेंट इन पार्ट्स, इट्स ऑल और नन। सी 3 चीजें चाहिए आपको, घर से कूड़ा एक ट्रैश बैग में कलेक्ट करने की एबिलिटी, वो तो रेजिडेंट कर देगा वहाँ का, उस हाउस होल्ड का। आप उसको थोड़ा अपील कर सकते हैं, थोड़े मजबूत बैग लगाओ ताकि फटे मत, क्योंकि यहाँ भी कंजूसी कर जाते हैं लोग। यू कैन टीच देम, बट उसके पास एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि कूड़ा फेंकेगा कहाँ पे जाके। वो सिविक जो आपकी सिविक बॉडी है, म्यूनिसिपैलिटी, उसका काम है। अगर आप डस्टबिन या डंपस्टर ठीक ढंग से नहीं लगाएंगे, या उसको इस ढंग से लगाएंगे कि एक्सेसिबिलिटी नहीं है इजिली, क्योंकि यूएसए में जो वेस्ट मैनेजमेंट देते कूड़ा का प्रॉब्लम ही नहीं है, गवर्नमेंट हमसे टैक्सेस लेती है कूड़े के निदान के। पर हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री तो जाते रहते हैं विदेशों में, सीखने जा रहा हूँ, वो कूड़ा नहीं सीखने गए। शेम नहीं, इसमें कूड़ा तो आप इंटरनेट पे भी सीख सकते हैं, इसके लिए जाने की आवश्यकता भी नहीं है। पहली बात तो चलो उन्होंने फंडिंग पैसा लगा भी दिया ब्यूरोक्रेट्स को भेजने का, मंशा नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे बेईमानी है। यहाँ पे एमसीडी इसके पीछे कहानी है बेईमानी की, भ्रष्टाचार की, एंड लोगों को जस्ट यूजिंग देम लाइक शीप की, ठीक है भाड़ में जाओ तुम। इसलिए मैं कहता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का प्रिंसिपल को मजबूती से किया जाए। मतलब कूड़ा पे जो अपने देश में दुर्गति हुई पड़ी है, मैं कहता हूँ इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम देश में बल्कि पूरे देश में कूड़े की है। मतलब वी फील सो फील सो ह्यूमिलेटेड कि हम लोग इतने गिर चुके हैं एज ए नेशन, एज सिटीजंस, क्योंकि हम कूड़े की व्यवस्था को भी ठीक ढंग से नहीं कर सकते। दिल्ली इज द जिनके पूर्वजों ने मोहनजोदड़ो बनाया। एग्जैक्टली। जो सफाई, मतलब सफाई को रिलीजियसली भी बड़े उससे लिया, शिद्दत से लिया जाता है कि घर साफ होना चाहिए ताकि देवी और भगवान की पूजा कर सकें। घर साफ हो तो भगवान प्रवेश करेंगे। उस लेवल तक कल्चरल हमारी थॉट्स है। और उसके बाद आप ये देखिए कूड़े के नाम पे जो हमारे यहाँ गंदगी फैली हुई है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ शेम एंड इट्स बियॉन्ड मी टू अंडरस्टैंड कि व्हाई दिस इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन। मैंने आपका वो वीडियो देखा था, उसमें आप सफाई भी कर रहे थे वहाँ पे। आई होप कि आप नए प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद में ना कर रहे हो कि मतलब बना लो मेरे को, उसके बाद देख लेंगे हम, है ना, क्योंकि वो भी नए नए आए थे, वो भी बहुत सफाई करते थे। तो जो घेटोज है, नालियाँ बहती हैं, लिटरली कीड़े होते हैं उनमें, बीमारियाँ फैलती हैं, दे आर इंटरडिपेंडेंट। बीमारियाँ फैलेंगी, सरकार चल जाएगा,
सरकार से जाएगा उससे उधर बोझ बढ़ जाएगा. लाइक वाई कांट, वही वाली बात है. हमारे देश में क्या है कि समस्या को 10 रुपए में रिजॉल्व करने की बजाय उस पर 150 रुपए जनता के खर्च किए जाते हैं, ताकि 150 में से 140 मेरे को मिल जाए, फिर 10 तो इन पे लगा ही देंगे. तो इसमें अगेन पॉलिसी की बात आ जाती है सुशील जी. मैं 3 पॉइंट्स बोलना चाहूँगा संक्षेप में. नंबर 1 कि अर्बन प्लानिंग क्या है दिल्ली की. दिल्ली का जो मास्टर प्लान है 2047 का, उसका क्या है, कोई बात ही नहीं करता. आप उसको पढ़ेंगे तो आपकी आंखें खुलेंगी. आपको लगेगा कि मतलब इतना बड़ा ब्लंडर कि मास्टर प्लान पे कोई कहानी नहीं है, कोई दिमाग में ही नहीं है. 50% ऑफ दिल्ली, 50%, एंड दिस इज करेक्ट, आप चेक कर सकते हैं, 50% ऑफ दिल्ली में तो ड्रेनेज सिस्टम बना ही नहीं हुआ. इसलिए आप जो बोलते हैं नाली में कीड़े दिखते हैं, क्योंकि नालियां ऐसे ओपन ड्रेनेज है. 50% ऑफ दिल्ली इंडिया की कैपिटल है. 50% ऑफ दिल्ली में ड्रेनेज सिस्टम बना ही नहीं हुआ, यानी कि इट इज मतलब दिल्ली सिस्टम ही नहीं बनाया हुआ. फिर जे क्लस्टर्ड एरियाज में जाइए, झुग्गी झोपड़ी में या क्लस्टर्ड एरियाज में जाइए, यू विल बी शॉक टू सी ऑल दिस. और मैं तो नई दिल्ली विधानसभा में हूं, तो आप देखेंगे नई दिल्ली में लोगों के दिमाग में इमेज है कि नई दिल्ली सबसे क्लीन होगी. आप ली मेरिडियन के पीछे की तरफ जाइए, आप ली मेरिडियन में एक होटल में प्लीज चेक इन, एंड आप ऊपर के 10वें 12वें 14वें फ्लोर पे ले लीजिए. आप उस चकाचौंध से हटके पहले आप खिड़की की तरफ से आप पीछे देखेंगे, वहां पे एक जे क्लस्टर. वो तो जानबूझ के रखता है कि अमेरिकन अमेरिका में जाके लिख सके सच रिच कंट्री विद सो मेनी पुअर पीपल. तो वहां पे जाके लोगों की व्यथा आप ऊपर से भी दिख जाएगी. फिर आप नीचे थोड़ा प्लीज आपको नीचे उतरना पड़ेगा, थोड़ा चलना पड़ेगा 200-300 मीटर, क्योंकि इट इज अराउंड द वे. तो आप देखेंगे कि वहां पे पीपल आर स्टिल लिविंग लाइक इतनी गंदी. यू आल्सो सेड यू हैड 3 पॉइंट, 2 बताए, तीसरा क्या था? तीसरा जो गार्बेज इश्यूज पे अपने वेस्ट मैनेजमेंट पे होती है, गार्बेज, ड्रेनेज, ठीक है, या सीवेज सिस्टम, एंड गार्बेज नए उठाने की जिद, एंड प्लस जो अर्बन प्लानिंग जो अपने दिल्ली का मास्टर प्लान है 2047. वो वाला वीडियो देखा था आपने जिसमें केजरीवाल जी बिजली बिल माफ करने को बोले, एक लेडी चिल्लाई कि हमारे यहाँ पानी नहीं आता. डिड यू सी दैट वीडियो? एक बार दोबारा सरकार बनेगी तो उन पानी के बिलों को भी माफ कर दिया जाएगा. हमने वैसे भी 20,000 लीटर पानी हर महीने फ्री किया हुआ है. जहाँ नहीं आता वहां भी लाएंगे बाजी. दिल्ली में पानी, पीने वाला पानी है ही नहीं दिल्ली में. आप बीके दत्त कॉलोनी जोर बाग के पास, माननीय अरविंद केजरीवाल, Where I came to see you on that day. Yes, Yes. वे माननीय मुख्यमंत्री एक्स सीएम माननीय अरविंद केजरीवाल वहाँ के विधायक हैं. जब छठ पूजा हुई थी तो 5 दिन बीके दत्त कॉलोनी में पानी ही नहीं आया था. पोश इलाकों तक में गंदा पानी आता है पीने का, और पानी की जो स्केर्सिटी है, कमी है, वो तो वेल नोन है. तो वो तो प्रधानमंत्री में भी जाएगा ना. लाइक इट्स अ कलेक्टिव, डोंट यू थिंक इट्स अ कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल दीज पॉलिटिशियंस हु लिव इन दिल्ली? अल्टीमेटली यस. क्योंकि एनडीएमसी को देख लीजिए, दिल्ली में जो नई दिल्ली विधानसभा इलाका है, जिसको आप लुटियन जोन कह सकते हैं, वहां की जो वहां पे एमसीडी नहीं है. एमसीडी टेक्स केयर ऑफ दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं. 70 सीटों में से 68 आर सर्व्ड बाय एमसीडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली. दिल्ली कैंट जो है दैट इज सर्व्ड बाय दिल्ली कैंट बोर्ड, क्योंकि दिल्ली वो आर्मी का इलाका है. न्यू दिल्ली असेंबली एरिया इज सर्व्ड बाय एनडीएमसी. अब एनडीएमसी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है. वहां पे जो सीट आपकी है जी, अच्छा, तो ये उनके पास है. एनडीएमसी सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में. उसके बाद भी उतना बुरा हाल है. वहां पे भी कूड़ा करकट, लुटियन जोन है, ठीक है, कुछ तो सफाई मिल जाएगी. उतनी बुरी हालत नहीं है जो आपको सीलमपुर में मिलेगी, लेकिन फिर भी एनडीएमसी का झूठ वहां पे कूड़ा आपको दिखना आश्चर्यचकित कर देता है कि यार ये लुटियन जोन में पैसा, ये कूड़ा कितना है, वाइड सो मच ऑफ गार्बेज है. लिटरिंग मिलेगी आपको, लिटरिंग मिलती है वहां पे. देखिए नई दिल्ली विधानसभा में भी 18% वाल्मीकि पॉपुलेशन है, उनको परमानेंट जॉब्स नहीं मिलती. प्लस जान के 3-3 महीने वोट नौकरी पे रखेंगे, फिर उसके बाद हटा देंगे, ताकि उनको 6 में एक सर्टेन ड्यूरेशन तक अगर आपने उनको जॉब लगातार करने दी तो उनके राइट्स एक्विव हो जाएंगे. तो इस किस्म की चीजें की गई है, और वहां पे भी आपको करप्शन मिलती है. जैसे सर्कल होते हैं, इस सर्कल में इतने सफाई कर्मचारी है, एनडीएमसी इज डिवाइडेड इनटू सर्कल्स. तो मान लीजिए एक सर्कल में 250 सफाई कर्मचारी है, 70-80 तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो क्या करते हैं कि वो सफाई कर्मचारी के ऊपर जो चौधरी होता है, चौधरी से ऊपर एएसआई असिस्टेंट, सैनिटरी इंस्पेक्टर, फिर उसके ऊपर सैनिटरी इंस्पेक्टर, और उसके ऊपर सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर. तो ये पूरे ताने बाने में रिश्वत चलती है. तो वो फरलो पे हैं क्योंकि पैसा खिला रहे हो. 70,000 सैलरी मिलती है परमानेंट एम्प्लॉय को, मान लीजिए वो 10-15,000 दे देता है, ऐश करता है. तो ये करप्शन कौन रोकेगा? क्या ये पैसा सीएमओ के बाद क्या मिनिस्टर तक नहीं पहुंच रहा? पक्का पहुंच रहा है. पर लास्ट पॉइंट ये है कि करप्शन हैज टू बिकम द मेन स्ट्रीम डिस्कशन टॉपिक इन पॉलिटिक्स. लेकिन सारी समस्याओं के जड़ में है, वो जड़ में है करप्शन. लेकिन अपने यहाँ पे एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे, ठीक है, बिजली फ्री देंगे. अच्छा तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी जाति क्या है, वक्फ बोर्ड को हटा देंगे, वक्फ बोर्ड को ये कर देंगे, ये ऐसे नहीं हो सकता. मतलब दुनिया भर के ऐसे पंगे छेड़े रखो ताकि लोग अपना. नहीं, उन पे भी जाओ, मना नहीं कर रहे. पहले ये तो रिजॉल्व करो, फिर उन पे भी जाओ. आपको जो सही लगता है वो करो. जनता इंटरेस्टेड है अगर उन मुद्दों में, उनको करो, मना नहीं कर रहे. खाली वही मत करो. पर कहीं ना कहीं वो भी जानते हैं
कि यही मुद्दे ऐसे जो जनता का कॉन्शियस उठा लेते हैं, तो उसमें बड़ा फायदा हो जाएगा। अदरवाइज मेरा बेटा कहाँ आईसीसी का चेयरमैन बन पाएगा बताइए, है ना। आईसीसी का चेयरमैन आसान है, मतलब यंग लड़का उठता है आईसीसी चेयरमैन बन जाता है। कम से कम जब डालमिया साहब थे तब तक ये लगता था कि टैलेंट है, मेहनत कुछ तो किया बंदे ने, तब जगह आईसीसी चेयरमैन बनता है। दिल्ली जो अपने क्रिकेट एसोसिएशन है उसमें भी वाइड स्प्रेड करप्शन है दुनिया भर के। देखिए क्रिकेट मैचेस, क्रिकेट का जितने भी सब कुछ है, आपका बहुत फेवरेट है, मैंने बहुत खेला हुआ है, बट आई एम आउट ऑफ क्रिकेट नाउ। आई एम एब्सोल्युटली आउट ऑफ क्रिकेट बिकॉज ऑफ करप्शन होगा। बिकॉज ऑफ करप्शन, बिकॉज ऑफ आई डोंट इवन वॉच आईपीएल। आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड कि क्रिकेट प्लेयर्स डू नॉट रिप्रेजेंट माई प्राइड। आई डोंट गिव अ फक इफ दे लूज और दे विन। मेरा प्राइड उनसे जुड़ा नहीं है, वो हार जाए आई डोंट केयर। अब वो करप्ट हो कुछ हो, पॉलिटिशियंस डू नॉट रिप्रेजेंट मी, nobody represents me, I represent me. Once things become like this, India will prosper without any doubt. I'm not saying it for the sake of saying. जो अपने यहाँ पे और क्रिकेट पे आपका स्टैंड, I really salute this. I don't watch cricket. I'm out of cricket in that sense. I just play whenever I get a chance. But I don't give any damn to any cricket. I don't even watch. I don't care who is winning, who is losing. They don't represent our pride as you like. And BJP doesn't represent me. I'm a Hindu by choice, not because BJP says so. Thank you very much for this. Absolutely, Sushil. Nice talking to you. मुनीश कुमार राजा जी से मिले होंगे, आपको भी अच्छा लगा होगा, आपकी भी आंखें खुली होंगी। तो इस चुनाव में वोट देने से पहले आंखें खोल के वोट दीजिएगा। कास्ट योर वोट, डोंट वोट फॉर द कास्ट। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।